हेलो जी स्टूडेंट, क्या हाल चाल आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप अपनी तैयारी में मस्त होंगे। मैं शंकर सिंह राजपुरोहित आपका अपना चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस चैनल पर ये जो चैनल है आपका अपना चैनल, इस चैनल पर आप लोगों को नीट बायोलॉजी का कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा और नीट एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो इंफॉर्मेशन भी आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। और आज अपन इस चैनल पर इकोलॉजी पढ़ेंगे, इकोलॉजी की बात करेंगे। इकोलॉजी की बात कर रहे हैं। इकोलॉजी पहली बात तो अपने आप में एक इम्पोर्टेंट यूनिट है। इस यूनिट को अपन इम्पोर्टेंट क्यों बोल रहे हैं, इसको इम्पोर्टेंट बोलने के पीछे कुछ रीजन है। इम्पोर्टेंट इसको अपन क्यों बोल रहे हैं, इसको इम्पोर्टेंट इसलिए बोल रहे हैं कि सबसे पहली बात तो इस यूनिट में कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो भी इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, ये जो यूनिट है नीट के अकॉर्डिंग अगर वेटेज के अकॉर्डिंग देखें तो भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से एक इम्पोर्टेंट यूनिट हो जाती है, क्योंकि यहाँ से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कहीं ना कहीं 8 से 10 के समथिंग क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आज की क्लास में अपन ये जानेंगे कि भाई एक्चुअली में इकोलॉजी होती क्या है, एक्चुअली में इकोलॉजी होती क्या है, इसको अपन जानने की ट्राई कर रहे हैं। तो अपन जानेंगे कि भाई एक्चुअली में इकोलॉजी क्या होती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जैसे बात हो रही है कि अपन इकोलॉजी किसको बोलेंगे, ऑर्गेनिज्म की, किसकी, ऑर्गेनिज्म की एनवायरमेंट के साथ, ऑर्गेनिज्म की एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्शन की स्टडी को अपन क्या बोलेंगे, इकोलॉजी बोलेंगे। ऑर्गेनिज्म की एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्शन की स्टडी को क्या बोलेंगे, इकोलॉजी बोलेंगे। यहाँ पे जो बात हो रही है वो बात हो रही है ऑर्गेनिज्म की, बात हो रही है, बात एनवायरमेंट की बात हो रही है, बात इंटरेक्शन की हो रही है और इसकी स्टडी की बात हो रही है। देखो ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो ऑर्गेनिज्म वो प्लांट भी हो सकता है, वो ऑर्गेनिज्म एनिमल भी हो सकता है और वो जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स भी हो सकते हैं। और अपन जो बात कर रहे हैं कि भाई एनवायरमेंट की मैं बात करूं तो एनवायरमेंट कहीं ना कहीं अपना जो परिवेश है, अपना जो सराउंडिंग है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं एनवायरमेंट बोलते हैं। एनवायरमेंट को कहीं ना कहीं मोटे तौर पे अपन बोलेंगे कि भाई ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है लिविंग्स बोलते हैं और दूसरा अगर मैं बात करूं नॉन लिविंग की बात हो रही है, इसको अपन बायोटिक भी बोल सकते हैं, इसको अपन एबायोटिक बोलते हैं। अगर मैं लिविंग्स के तौर पे बात करूं तो प्लांट हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है और माइक्रोब्स भी हो सकते हैं। और उसके बाद में नॉन लिविंग के तौर पे बात करूं तो लाइट की बात करते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं और वाटर की बात होती है और सॉइल वगैरह हो सकते हैं। तो अपन ने बात की है कि भाई ऑर्गेनिज्म की एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन की स्टडी को अपन ने इकोलॉजी बोला है। और ऑर्गेनिज्म के तौर पे प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है और माइक्रोब्स हो सकते हैं। और अपन जो एनवायरनमेंट है, अपना जो सराउंडिंग है, अपना जो परिवेश है, उसी को अपने क्या बोला है कि भाई एनवायरनमेंट है। और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो यहाँ से अपन को एक चीज समझ में आ रही है कि भाई ये जो ऑर्गेनिज्म है वो भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से एक एनवायरनमेंट का पार्ट है, एक एनवायरनमेंट का हिस्सा है। तो वो जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने एनवायरनमेंट में रह करके कहीं ना कहीं एक प्रकार से लिविंग्स और नॉन लिविंग्स के साथ कहीं ना कहीं एक प्रकार से इंटरेक्शन करेगा। कहीं ना कहीं बोलो तो जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने एनवायरनमेंट में रह करके, वो अपने हैबिटाट में रह करके, वो अपने इकोसिस्टम में रह करके कहीं ना कहीं एक प्रकार से लिविंग्स के साथ भी इंटरेक्शन करेगा, कहीं ना कहीं एक प्रकार से नॉन लिविंग्स के साथ भी इंटरेक्शन करेगा। तो अपनी देखो बात, अपने ऑर्गेनिज्म की बात की है, एनवायरनमेंट को समझा है। अब तुम लोग बोलोगी कि भाई ऑर्गेनिज्म के बारे में आइडिया हो गया है, एनवायरनमेंट के बारे में आइडिया हो गया है,
यहाँ पे एक तीसरी टर्म आ रही है इंटरेक्शन। इस इंटरेक्शन टर्म को समझने के लिए, इस इंटरेक्शन टर्म को समझने से पहले अपन को ये जानना पड़ेगा कि भाई एक होता है लिविंग्स, एक होता है नॉन लिविंग्स, एक होता है बायोटिक, एक होता है एबायोटिक, सजीव और निर्जीव की बात हो रही है। अपन किसको बोलेंगे सजीव और किसको बोलेंगे निर्जीव, कि मतलब कि एक प्रकार से लिविंग्स को नॉन लिविंग से कैसे डिफाइन करेंगे, एक प्रकार से उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि भाई जो लिविंग्स है वो नॉन लिविंग से कैसे अलग है, कौन से फीचर होते हैं जो लिविंग्स में देखने को मिलते हैं जबकि नॉन लिविंग्स में देखने को नहीं मिलते, बायोटिक में देखने को मिलते हैं बट एबायोटिक में देखने को नहीं मिलते हैं। अपन किसके बेसिस पर बोलते हैं कि भाई ये लिविंग्स है, और अगर मैं बात करूं तो ये जो नॉन लिविंग्स है, क्या क्राइटेरिया होते हैं इसके लिए। अगर मैं क्राइटेरिया की बात करूं तो कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो अपनी 11th का जो फर्स्ट टॉपिक है जिसको अपन लिविंग्स वर्ड बोलते हैं, वहां पे कहीं की एक प्रकार से लिविंग्स को नॉन लिविंग से अलग करने के कुछ क्राइटेरिया दे रखे हैं। उन्हीं क्राइटेरिया के बेसिस पर अगर अपन कहीं ना कहीं जो लिविंग्स होता है ना उसको अपन नॉन लिविंग से क्या करते हैं, अलग करते हैं। वो क्राइटेरिया कौन कौन से हो सकते हैं, ग्रोथ हो सकती है, और अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, और अगर मैं बात करूं सेल की बात होती है, और अगर मैं बात करूं मेटाबॉलिज्म की बात होती है, और जो फिफ्थ जो क्राइटेरिया है वो अगर मैं बात करूं तो कॉन्शियसनेस की बात होती है। किसकी बात होती है, कॉन्शियसनेस की बात होती है। और उसके बाद मैं बात करूं कि भाई इन क्राइटेरिया में भी अपने पास दो चीजें आती है। ये जो कैरेक्टर है, कुछ कैरेक्टर को तो अपन कहीं ना कहीं डिफाइनिंग फीचर बोलते हैं, किसी को अपन नॉन डिफाइनिंग फीचर बोलते हैं। इनमें से कुछ क्राइटेरिया ऐसे हैं जिनके बेसिस पर कहीं की एक प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि ये लिविंग्स ये है। वो क्राइटेरिया कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब कि इन ये जो फीचर है इनमें से कुछ फीचर वो होते हैं जो डिफाइनिंग होते हैं, और कुछ फीचर वो होते हैं जो कहीं की नॉन एक प्रकार से नॉन डिफाइनिंग होते हैं। कहीं की एक प्रकार से डिफाइनिंग को नॉन डिफाइनिंग से कैसे अलग करते हैं, डिफाइनिंग को नॉन डिफाइनिंग से अलग करने की अपने को कहीं की एक प्रकार से दो कंडीशन को अप्लाई करके अपन देखेंगे कि अगर मान लो कि दोनों कंडीशन अगर मान लो अप्लाई हो रही है किसी फीचर पर, दोनों ही कंडीशन क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है, तभी अपन क्या बोलेंगे कि भाई ये जो फीचर है वो क्या है, डिफाइनिंग है। अगर उनमें से उन दोनों कंडीशंस में से अगर एक भी कंडीशन अगर मान लो अप्लाई नहीं हो रही है तो उसको अपन डिफाइनिंग फीचर नहीं बोलेंगे, उसको अपन नॉन डिफाइनिंग फीचर बोलेंगे। तो ये कंडीशन कौन कौन सी है, पहली कंडीशन में देखूं तो अगर मान लो ऑल लिविंग्स की बात हो रही है, वो जो फीचर कहीं ना कहीं एक प्रकार से ऑल लिविंग्स में देखने को मिलता है। और दूसरी कंडीशन अगर मैं बात करूं, वो जो फीचर है वो ओनली लिविंग्स में होना चाहिए। तो अपन एक एक करके देखते हैं कि अगर जहां कौन से क्राइटेरिया में कौन से कैरेक्टर में दोनों ही कंडीशन अप्लाई हो रही है। जैसे फर्स्ट दे रखा है ग्रोथ की बात करूं, ग्रोथ की बात करूं तो यहाँ पे ऑल लिविंग्स वाले कंडीशन की बात करूं, ग्रोथ होती है ना वो ऑल लिविंग्स में देखने को मिलती है। ऑल लिविंग्स में जो ग्रोथ है ना वो देखने को मिलती है। दूसरी कंडीशन की बात करूं, जो ग्रोथ है वो ओनली लिविंग्स, ग्रोथ वाले क्राइटेरिया में इसकी डिटेल से तो वहां पे बात होगी, हल्का फुल्का एक आइडिया ले लो कि जो ग्रोथ के अंदर फर्स्ट कंडीशन तो अप्लाई होती है लेकिन सेकंड कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है कि एक प्रकार से वो कहीं की एक प्रकार से ऑल लिविंग्स वाली कंडीशन तो अप्लाई हो रही है बट सेकंड की बात करें तो ये ओनली लिविंग्स में नहीं होती है। कहीं की एक प्रकार से जो ग्रोथ है ना वो कहीं की लिविंग्स के साथ साथ नॉन लिविंग्स में भी देखने को मिलती है। तो इसके कारण कहीं की एक प्रकार से नॉन लिविंग्स की बात करूं, जैसे एक रेत का टिल्ला है तो वहां पे कहीं की सॉइल की डिपोजिशन के कारण उसकी जो थिकनेस होती है ना वो बढ़ जाती है, एक प्रकार से वहां पे ग्रोथ हो जाती है। तो कहीं की एक प्रकार से वहां पे नॉन लिविंग में भी अपन को ग्रोथ देखने को मिलती है, तो ये ओनली लिविंग्स में नहीं होती है। इसके कारण अपन ग्रोथ को कहीं की एक प्रकार से कहीं की बोलो तो एक प्रकार से इसको अपन नॉन डिफाइनिंग फीचर बोलेंगे। कौन सा फीचर बोलेंगे, नॉन डिफाइनिंग फीचर बोलेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं जो अपना जो अगला जो एक प्रकार से कहीं की अगर मैं बात करूं जैसे रिप्रोडक्शन की बात करूं तो इसके अंदर ऑल लिविंग्स वाली कंडीशन है। कौन सी कंडीशन, एक प्रकार से ऑल लिविंग्स वाली जो कंडीशन है वो अप्लाई नहीं हो रही है। रिप्रोडक्शन नाम की जो प्रोसेस है ना वो ऑल लिविंग्स में देखने को नहीं मिलती। जैसे तुम लोग ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे वर्कर की बात करते हैं जो जेनेटिक्स में दे रखा है कहीं की एक प्रकार से, और जैसे लाइगर की बात करते हैं जो लॉइन और एक प्रकार से टाइगर की जो मेटिंग से जो एक प्रकार से नया जो इंडिविजुअल्स बनता है जिसको अपन लाइगर बोलते हैं, वो कहीं की एक प्रकार से आगे रिप्रोड्यूस नहीं करता है, वो कहीं की रिप्रोडक्शन प्रोसेस को नहीं अपनाता है। तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं लाइगर हो गया, वर्कर की बात करते हैं।
और भी जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे अगर म्यूल की बात करूं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जो कहीं की एक प्रकार से रिप्रोडक्शन नाम की प्रोसेस को नहीं अपनाते हैं। कहीं की एक प्रकार से अगर मैं रिप्रोडक्शन वाली कंडीशन की बात करूं तो ये ऑल एक प्रकार से फर्स्ट कंडीशन इसमें अप्लाई नहीं हो रही है। हालांकि एक प्रकार से रिप्रोडक्शन ओनली लिविंग्स में होता है, नॉन लिविंग्स में नहीं होता है। फर्स्ट कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है, सेकंड हो रही है, तो इसके कारण इनमें से एक ही कंडीशन एक प्रकार से अप्लाई नहीं हो रही है, एक अप्लाई हो रही है, एक नहीं हो रही है। इसके कारण ये भी एक प्रकार से नॉन डिफाइनिंग फीचर है। उसके बाद जो सेल होती है ना, इसके अंदर एक प्रकार से दोनों ही कंडीशन अप्लाई हो रही है, उसके कारण अपन सेल को कहीं की डिफाइनिंग फीचर बोलते हैं। उसके बाद अगर मैं मेटाबॉलिज्म की बात करूं, किसकी बात करूं, मेटाबॉलिज्म की बात करूं, तो मेटाबॉलिज्म को थोड़ा सा अगर समझने के लिए थोड़ी सी ट्राई करें। जैसे अगर मैं बात करूं कि कोशिका होती है, कोशिका का अगर मैं बात करूं ये न्यूक्लियस होता है, इसको अपन कहीं न कहीं अगर मैं बात करूं ये तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन है। अगर मैं सेल मेम्ब्रेन की बात करूं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हालांकि डबल मेम्ब्रेन होती है अगर वो अलग बात है, इसको अपन कहीं की न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। इसको अपन कहीं की बात करूं तो साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो वाटर का जो कंटेंट होता है ना, वाटर अच्छा खासा होता है, मतलब कि 70 से 90% कहीं ना कहीं एक प्रकार से वाटर होता है। ये भी एक नीट का क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है कहीं ना कहीं। एक प्रकार से सेल के अंदर जो मेजर जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, ये नीट का क्वेश्चन आ रखा है। तो कहीं ना कहीं ये जो वाटर है इस सेल की एक प्रकार से जो केमिकल एक्टिविटी होती है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, मेटाबॉलिज्म कहीं की दो टर्म से मिलकर बनी होती है। कैटाबॉलिक प्लस एनाबॉलिज्म को अपन कहीं की एक प्रकार से कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म को अपन मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की जो एक प्रकार से केमिकल एक्टिविटी हो रही है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, उन केमिकल एक्टिविटी को करवाने के लिए, इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी को करवाने के लिए कैटाबॉलिक एनाबॉलिक जो भी एक्टिविटी हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, मेटाबॉलिज्म हो रही है, उन सबको एक प्रकार से करवाने के लिए जो वाटर है वो मीडियम प्रोवाइड करता है। मतलब कि एक प्रकार से मेटाबॉलिज्म की बात करूं तो यहाँ पे सेल की जो साइटोप्लाज्म में डिफरेंट टाइप की कैटाबॉलिक एक्टिविटी, एक प्रकार से बोलो तो कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म और अपन बोलने के लिए केमिकल रिएक्शन मेटाबॉलिज्म होता है। इसके कारण एक प्रकार से अगर अपन किसी को लिविंग्स बोल रहे हैं तो वहां पे कहीं की मेटाबॉलिज्म जरूर होगा। एक प्रकार से कहीं ना कहीं बोलो तो मेटाबॉलिज्म वाली जो कंडीशन के अंदर एक प्रकार से दोनों ही कंडीशन अप्लाई हो रही है। इसके कारण एक प्रकार से मेटाबॉलिज्म है वो भी डिफाइनिंग फीचर है। और कॉन्शियसनेस की बात करूं तो वो भी एक डिफाइनिंग फीचर है। क्या होता है कॉन्शियसनेस, बदलते हुए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने हैबिटेट में, अपने एनवायरनमेंट में किस प्रकार से, एक प्रकार से बदलते हुए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो रेस्पॉन्ड कर रहा है, वो एक्चुअली में क्या है, कॉन्शियसनेस है। तो इन बातों को भी ध्यान रखें, तो ये भी एक डिफाइनिंग फीचर है। उसके बाद ये दोनों डिफाइनिंग एक प्रकार से नॉन डिफाइनिंग फीचर है, ये डिफाइनिंग फीचर है। उसके बाद मैं अगली बात करूं तो उसके बाद अगर मैं बात करूं तो भाई देखो, अभी तुम लोगों को इन सब चीजों के बारे में आइडिया हो गया कि भाई ऑर्गेनिज्म क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है। अब तुम लोगे कि भाई ऑर्गेनिज्म की, सर की ऑर्गेनिज्म की एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन की स्टडी को तो अपने इकोलॉजी बोला है। और अपन को ऑर्गेनिज्म के बारे में आइडिया हो गया कि भाई जो ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, माइक्रोब्स भी हो सकता है। थोड़ा और अगर अच्छे से बोलेंगे तो वो यूनिसेल्युलर भी हो सकता है, मल्टी सेल्युलर भी हो सकता है, वो प्रोकैरियोटिक भी हो सकता है, वो यूकैरियोटिक भी हो सकता है, वो मोनेरा किंगडम का मेंबर भी हो सकता है, प्रोटिस्टा का भी हो सकता है, वो फंजाई का मेंबर भी हो सकता है, प्लांटी एनिमिलिया कोई भी हो सकता है। उसके बाद एनवायरनमेंट के बारे में भाई देखा कि भाई जो एनवायरनमेंट है, अपना जो सराउंडिंग है, अपना जो परिवेश है, मोटे तौर पे दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, बायोटिक और एबायोटिक। और कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने एनवायरनमेंट में रह करके लिविंग और नॉन लिविंग के साथ क्या करता है, इंटरेक्शन करता है। अब देखो तुम बोलोगे कि सर ऑर्गेनिज्म के बारे में आइडिया हो गया है, एनवायरनमेंट के बारे में आइडिया हो गया, ये इंटरेक्शन क्या बोला है। इस इंटरेक्शन टर्म को समझने के लिए अपन को कहीं ना कहीं इस इकोलॉजी टर्म को ब्रेक करके देखना पड़ेगा। ये जो इकोलॉजी जो टर्म है वो कहीं ना कहीं दो टर्म से मिलकर बनी होती है, इको और लॉजी। इको का जो मीनिंग होता है वो हैबिटेट होता है, और इसको वैसे थोड़ा और अगर अच्छे से समझने की कोशिश करें, इको जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड, जिसका मीनिंग एक प्रकार से एक ग्रीक वर्ड है जिसको ऑइकोस बोलते हैं, वहां से आया है। और ये जो लॉजी है ये लोगोस से आया है। और ऑइकोस का जो मीनिंग होता है वो हैबिटेट होता है।
और जो लोगोस है इसका जो मीनिंग होता है स्टडी होता है। अब देखो इसके जैसी और भी कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे मॉर्फोलॉजी हो गया, जैसे मॉर्फोलॉजी, जैसे बायोलॉजी की बात कर सकते हैं, बायोलॉजी की बात कर सकते हैं। अब देखो बात हो रही है मॉर्फो की, बात हो रही है लॉजी की। यहाँ पे मॉर्फो में अपन प्लांट की एक्सटर्नल अपीयरेंस के बारे में बात करते हैं, और यहाँ पे लॉजी का मतलब भी कहीं की स्टडी है। और यहाँ पे जो बायो है, बायो अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट भी हो सकता है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल भी हो सकता है, वो माइक्रोब्स भी हो सकता है। और यहाँ पे भी लॉजी का जो मीनिंग है वो स्टडी है। यहाँ पे देखो बात आ रही है किसकी, हैबिटाट की बात आ रही है। अपन को एक्चुअली में जो समझना है ना, वो इंटरेक्शन टर्म को समझना है कि भाई जो इंटरेक्शन है वो होता क्या है। इसके लिए अपन ने इकोलॉजी जो टर्म है उसको अपन ने ब्रेक करके देखा, तो अपने सामने दो चीजें आई है कि भाई जो इकोलॉजी कहीं की एक प्रकार से ओइकोस और लोगोस से आया। ओइकोस का मीनिंग जो हैबिटाट है और लोगोस का मतलब है वो स्टडी है। अब अगर मैं हैबिटाट की बात करूं, क्या होता है हैबिटाट, कि भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म जहां कहीं पे भी रहता है, अपना लाइफ स्पान कंप्लीट कर रहा है, वो उसका कहीं ना कहीं एक प्रकार से हैबिटाट बोलेंगे। और हैबिटाट की अपन एक एग्जांपल के तौर पे अपन अगर बात करें, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात कर सकता हूं मैं, जैसे डेजर्ट की बात कर सकता हूं, ये भी अपने आप में एक हैबिटाट है। जैसे मैं ओशियन की बात कर सकता हूं। अब देखो हल्का फुल्का इनके बारे में एक आइडिया जान सकते हो कि भाई जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर कहीं ना कहीं वहां पे इस टाइप का जो फॉरेस्ट होता है ना, वहां पे कहीं ना कहीं टाइप ऑफ स्पीसीज, वेराइटी ऑफ स्पीसीज, वो प्लांट एनिमल माइक्रोब्स की हो सकती है, वो क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यहाँ पे एक टर्म आती है बायोडाइवर्सिटी, ये भी अपने आप में अलग अलग होती है। जेनेटिक्स बायोडाइवर्सिटी हो सकती है, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी हो सकती है, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी हो सकती है। यहाँ पे अपन स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में प्लांट एनिमल माइक्रोब्स की टाइप ऑफ स्पीसीज, वेराइटी ऑफ स्पीसीज वो ज्यादा होती है। उसके कारण यहाँ पे कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी वो ज्यादा होती है। तुम देखते हो कि किसी इकोसिस्टम में, किसी हैबिटाट में, किसी एनवायरनमेंट में टाइप ऑफ स्पीसीज, वैरायटी ऑफ स्पीसीज, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है, तो उसके बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, बहुत सारे फायदे होते हैं। इस टाइप का इकोसिस्टम सबसे पहली बात तो स्टेबल होता है। कैसा होता है, स्टेबल होता है। और इस टाइप के इकोसिस्टम की कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी होती है। यूनिट एरिया के जो फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो भी क्या होती है, ज्यादा होती है। और स्टेबिलिटी है वो भी ज्यादा होती है। और स्टैंडिंग क्रॉप बोलो, स्टैंडिंग स्टेट बोलो, रेजिस्टिविटी बोलो, जो एक प्रकार से पैथोजन वगैरह जो भी चीजें एबायोटिक स्ट्रेस के अगेंस्ट अगर बात करें तो वो रेजिस्टिविटी वो भी ज्यादा होती है। और जो जो पैथोजन वगैरह है उनके प्रति जो सेंसिटिविटी है वो कम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं टाइप ऑफ स्पीसीज, वेराइटी ऑफ स्पीसीज, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होने के बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। उसके बाद में डेजर्ट की बात करूं तो देखो नाम से ही अपन को पता लग रहा है डेजर्ट की बात हो रही है, रेगिस्तान टाइप के इलाके की बात हो रही है। तो अपन जैसे राजस्थान के अंदर अगर जैसलमेर टाइप के इलाके की बात करूं, तो पहली बात तो जो डेजर्ट है, इसकी सबसे खास बात जो डेजर्ट होता है, रेगिस्तान अपन क्यों बोलते हैं कि वहां पे कहीं की वाटर का जो अमाउंट है, पानी का अमाउंट है वो क्या होता है, कम होता है। तो वाटर की डेफिशिएंसी के कारण एक प्रकार से कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर डेजर्ट टाइप के, रेगिस्तान टाइप के, जैसलमेर टाइप के इलाके में अगर वो सर्वाइव कर रहा है, तो उसने कहीं ना कहीं एक प्रकार से अपने आप को उस कंडीशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रखा है, अपने आप को उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर रखा है, कहीं की एक प्रकार से एक अडेप्टेशन इवॉल्व कर रखा है, एक प्रकार से क्रिएट कर रखा है। और अगर इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को अगर डेजर्ट टाइप के इलाके में पानी की डेफिशिएंसी में अपने आप को वहां पे अस्तित्व बनाए रखना है, अगर वहां पे सर्वाइव करना है, तो वहां पे इसको अडेप्टेशन तो कोई ना कोई वहां पे पानी की डेफिशिएंसी के प्रति लाना पड़ेगा। तो वो अडेप्टेशन है वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, चाहे प्लांट हो, एनिमल, माइक्रोब्स, कोई भी हो। अगर इस टाइप की कंडीशन में अगर सर्वाइव करना है तो इसको कहीं ना कहीं एक प्रकार से अपने आप को एडजस्ट करने के लिए कोई ना कोई अडेप्टेशन तो लाना पड़ेगा। तो वो अडेप्टेशन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं।
वो मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकते हैं, वो फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं, वो बायोकेमिकली भी हो सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं जैसे प्लांट के रेफरेंस पे बात करें तो ये अपनी एनसीईआरटी में ऑलरेडी मेंशन है। जैसे प्लांट की बात करूं तो इस टाइप के इलाके में अगर वो कोई भी प्लांट है तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो वहां पे जैसे प्लांट की जो लीफ की जो सरफेस होती है वहां पे उसके ऊपर एक प्रकार से क्यूटिकल की थिक लेयर होती है। क्यूटिकल की थिक लेयर होती है, एक वो वैक्सी लेयर होती है जो कहीं ना कहीं एक प्रकार से वाटर के लॉस को प्रिवेंट करती है, एक प्रकार से कहीं ना कहीं इवापोरेशन को, एक प्रकार से वेपोराइजेशन को भी प्रिवेंट करती है। तो कहीं ना कहीं प्लांट ने एक प्रकार से एक अडेप्टेशन अपना रखा है पानी को रोकने का, अपने आप को वहां पे सर्वाइव करने का, अपने आप को पानी की डेफिशिएंसी में अपने आप का अपना एक अस्तित्व बनाए रखने के लिए। और भी हो सकता है जैसे इस टाइप के जो प्लांट होते हैं ना वहां पे जो स्टोमेटा होते हैं ना, जो एक प्रकार से जो लीफ की जो सरफेस होती है उसके अंदर कहीं की जो स्टोमेटा होते हैं ना वो गहराई में होते हैं, पिट में होते हैं, अंदर दसे रहते हैं। उसके कारण कहीं की एक प्रकार से वो डायरेक्ट लाइट के कांटेक्ट में नहीं आ पाते हैं। तो डायरेक्ट लाइट के कांटेक्ट में नहीं आ पाने के कारण कहीं की एक प्रकार से पानी का लॉस होगा, वाटर का जो लॉस होगा, जो इवापोरेशन होगा, जो वेपोराइजेशन होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। तो कहीं ना कहीं वहां के जो प्लांट एनिमल माइक्रोब्स है उन सब ने अपनी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को वहां पे एडजस्ट कर रखा है। अगर मैं ओशियन की बात करूं तो वहां पे कहीं की सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। उसके बाद देखो अभी तुम लोग बोलोगे कि सर ये भी ठीक है, आप ये बताओ कि सर इंटरेक्शन क्या होता है। इस इंटरेक्शन को समझने के लिए अपने इकोलॉजी टर्म को ब्रेक करके तो देखा है, बट इसको अपन को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, किसी एक हैबिटेट का अपन एक एग्जाम्पल लेके इस चीज को समझने की ट्राई करेंगे। जैसे अपन अगर मैं बात करूं, जैसे एक अपन फॉरेस्ट को एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे एक फॉरेस्ट है, ये एक बड़ा सा क्या है, फॉरेस्ट है। अब मेरे को तुम लोग ये बताओगे इस फॉरेस्ट का जो एनवायरनमेंट होगा, तुम लोग अभी भी पढ़ के आए हो कि भाई जो एनवायरनमेंट है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होती है बायोटिक जिसको अपन लिविंग्स बोल सकते हैं, दूसरे को अपन एबायोटिक बोल सकते हैं। बायोटिक के तौर पे प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है और माइक्रोब्स हो सकता है। एबायोटिक के तौर पे लाइट की बात कर सकते हैं, टेम्परेचर की बात कर सकते हैं, वाटर की बात कर सकते हैं, सॉइल वगैरह हो सकती है। अब इंटरेक्शन को समझना है, ध्यान से समझना चीज को है ना। अब देखो बात हो रही है इंटरेक्शन की। देखो इंटरेक्शन की बात करूं मैं, ये जो लाइट है एक नॉन लिविंग है, ये बायोटिक है। तो ये जो प्लांट है, ये जो प्लांट है वो क्या करेगा, इस लाइट एनर्जी को लेके, किसको लेके, लाइट एनर्जी को लेके एक प्रकार से लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलेगा। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू वो कहीं न कहीं एक प्रकार से भोजन बनाएगा, फूड बनाएगा, ग्लूकोज की फॉर्म में बनाएगा। किसकी फॉर्म में बनाएगा, ग्लूकोज की फॉर्म में भोजन बनाएगा। और एक और बात, ये बनता तो ग्लूकोज की फॉर्म में, ट्रांसफर सुक्रोज की फॉर्म में होता है, और ये जो स्टोर होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है। इस बात को भी ध्यान रखें। उसके बाद मेरे को ये बताओगे कि लाइट है वो एबायोटिक है, प्लांट है बायोटिक है, यहाँ पे जो इंटरेक्शन हो रहा है वो एबायोटिक और बायोटिक के बीच में हो रहा है, नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में हो रहा है। और यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है वो फोटोसिंथेसिस हो रही है। और यूनिट एरिया के अंदर अगर फोटोसिंथेसिस की रेट की बात करें तो उसको अपन प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। उसके बाद मैं बात कर रहा हूं कि प्लांट को कोई एनिमल खाएगा, प्लांट को खाने वाले एनिमल को अपन हर्बीवोर बोल सकते हैं। तो अगर कोई एनिमल प्लांट को खा रहा है तो प्लांट की जो एनर्जी है वो एनिमल में जा रही है। यहाँ पे ये बायोटिक है, ये भी बायोटिक है, लिविंग है, लिविंग है। तो बायोटिक और बायोटिक के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। उसके बाद
चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, इमॉर्टल तो होते नहीं है, एक ना एक दिन इनकी डेथ हुई तो क्या है, कंफर्म है। तो जब भी इनकी डेथ होगी, जब भी इनकी डेथ होगी, तो वहां पे माइक्रोब्स आएंगे। कौन आएंगे, माइक्रोब्स आएंगे और ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में बदलेंगे, ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में बदलेंगे। एक प्रकार से कहीं ना कहीं ये तो नॉन लिविंग से और ये लिविंग से, जब इनकी डेथ होगी, इमॉर्टल तो कोई होता नहीं है, डेथ तो होनी कन्फर्म है, तो ये नॉन लिविंग हो जाएगा डेथ होने के बाद। ये लिविंग है तो नॉन लिविंग लिविंग्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे कहीं न कहीं एक प्रकार से इसको अपन फोटोसिंथेसिस, मैंने बोला है कि यहाँ पे नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, यहाँ पे लिविंग और लिविंग के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, यहाँ पे नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। और इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, इस प्रोसेस को प्रीडेशन बोलते हैं। प्रीडेशन कहीं ना कहीं तुम लोग आगे पढ़ोगे कि प्रीडेशन एक कॉन्ड्यूट की तरह काम करता है, एक चैनल की तरह काम करता है, एक टनल की तरह काम करता है। प्रीडेशन प्रोसेस के थ्रू ही एक प्रकार से एनर्जी है वो कहीं की एक ट्रॉपिक लेवल से कहीं की नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में कहीं की एक प्रकार से एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि भाई इस प्रोसेस को अपन डीकम्पोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन बोलते हैं। और एक और खास बात तुम लोगों को समझना, बहुत प्यारा टॉपिक है कि भाई यहाँ पे इस प्लांट को अपन और भी कुछ नाम बोल सकते हैं। इस प्लांट को अपन बोलने के लिए, इस प्लांट को अपन प्रोड्यूसर भी बोल सकते हैं। प्रोड्यूसर बोलो तो ये प्रोडक्ट बना रहा है ग्लूकोज, इसके कारण इसको अपन प्रोड्यूसर बोलते हैं। इसको अपन कन्वर्टर भी बोल सकते हैं, इसको अपन कन्वर्टर, क्योंकि ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। इसको अपन ऑटोट्रॉप भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन खुद बना रहा है, किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है, इसके कारण इसको अपन ऑटोट्रॉप भी बोल सकते हैं। और इस माइक्रोब्स को के भी अपन बहुत सारे नाम बोल सकते हैं। इसको अपन सेप्रोट्रॉप भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सेप्रोट्रॉप। इसको अपन डीकम्पोजर्स भी बोल सकते हैं। और इसको अपन कहीं की एक प्रकार से ऑस्मोट्रॉप भी बोल सकते हैं। इसको सेप्रोट्रॉप क्यों बोलते हैं, कहीं की एक प्रकार से डेड और डिकेइंग मटेरियल पर ये ग्रो कर रहा है, इसके कारण इसको अपन सेप्रोट्रॉप बोलते हैं। ये डिकम्पोज कर रहा है चीजों को, इसके कारण इसको अपन डीकम्पोजर्स बोलते हैं। ये पहले चीजों को कहीं की एक प्रकार से इंजेस्ट उसके बाद डाइजेस्ट करता है, इसके कारण पहले कहीं की एक प्रकार से डाइजेस्ट उसके बाद इंजेस्ट करता है, इसके कारण इसको अपन ऑस्मोट्रॉप भी बोलते हैं। अब देखो ये इंटरेक्शन की बातें हुई, किसकी बातें हुई है, इंटरेक्शन की। उसके बाद कुछ चीजें और आती है, समझना बात को। सबसे प्यारी बात यह है कि भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने एनवायरनमेंट में रह करके, कोई भी ऑर्गेनिज्म प्लांट हो एनिमल हो माइक्रोब्स हो, वो अपने एनवायरनमेंट में रह करके लिविंग्स और नॉन लिविंग के साथ क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा। कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी अर्थ पर, अपनी धरती माता पर जहां कहीं पे भी रहता है, वो इंटरेक्शन किए बगैर सरवाइव नहीं कर सकता है। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म जहां कहीं पे भी रहता है तो वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन जरूर करता है। अगर तुम लोग बोलोगे कि हम लोग तो इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं तो वो बात गलत है। अगर क्लास में कोई स्टूडेंट बैठा बोल रहा है कि हम इंटरेक्शन नहीं कर रहे तो वो बात गलत है। तुम बैठे हो ऊपर कहीं की फैन चल रहा है, वो ऑक्सीजन दे रहा है, तुम लोग ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हो, ऑक्सीजन तुम्हारी बॉडी में जा रही है। जो तुम लोगों ने खाना खाया है उस खाने की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़फोड़ हो रही है और तोड़फोड़ से एनर्जी रिलीज हो रही है और उस एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। और उस एटीपी को जो बॉडी है अपनी अपनी डिफरेंट टाइप की जो भी एक्टिविटी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक प्रकार से मूवमेंट, लोकोमोशन, जो भी एक्टिविटी हो रही है ना अपनी बॉडी में, एक प्रकार से कहीं न कहीं उस एटीपी को बॉडी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उस एटीपी को काम में भी लेती है। तो बात यह है कि जैसे और भी अगर कोई स्टूडेंट को क्लास से बाहर बिठा दिया जाए, वो बोलेगा कि मैं तो इंटरेक्शन नहीं कर रहा, वो भी बात गलत है। कहीं की एक प्रकार से जो लाइट है वो उसकी बॉडी पर आ रही है, एक प्रकार से कहीं की उसकी स्किन को एक प्रकार से कहीं की एक प्रकार से स्किन पर लाइट आ रही है, तो वो कहीं की एक प्रकार से लाइट की प्रेजेंस में विटामिन डी का फॉर्मेशन हो रहा है, एक प्रकार से कहीं की पिगमेंटेशन हो रहा है, तो कहीं की एक प्रकार से ये भी इंटरेक्शन है भाई। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट में रह करके जहाँ कहीं पे भी रहता है तो वो अपने एनवायरनमेंट में रहता है, इकोसिस्टम में रहता है, तो वो बायोटिक एबायोटिक के साथ इंटरेक्शन जरूर करता है। इंटरेक्शन किए बगैर कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करता है। तो यहां से अपन को एक चीज समझ में आ रही है कि भाई ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ एक प्रकार से गहरा रिश्ता है। ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट का एक प्रकार से आपस में क्लोज रिलेशन है।
कोई भी ऑर्गेनिज्म कहीं न कहीं एक प्रकार से क्लोज रिलेशन बोलो तो अपन बोल सकते हैं कि भाई ऑर्गेनिज्म के बदलने से एनवायरनमेंट बदलता है और एनवायरनमेंट के बदलने से ऑर्गेनिज्म बदलता है। तुम बोलोगे कि ये कैसे, कि भाई ऑर्गेनिज्म के बदलने से एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट के बदलने से ऑर्गेनिज्म, समझते हैं इसको। अगर मान लो कि एक प्रकार से अपनी क्लासरूम का कहीं की टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाए, अगर मान लो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर मान लो कि 50-60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाए, तो टेम्परेचर कहीं की एक प्रकार से एक एनवायरनमेंट का पार्ट है, एबायोटिक फैक्टर है। तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण एक प्रकार से कहीं की अपनी बॉडी रेस्पॉन्ड करती है, स्वेटिंग होती है। तो ये भी एक प्रकार से एबायोटिक का बायोटिक के साथ इंटरेक्शन है। मतलब कि यहाँ पे एनवायरनमेंट को बदला है, एनवायरनमेंट के बदलने से ऑर्गेनिज्म पर फर्क पड़ा है, एक प्रकार से एनवायरनमेंट के बदलने से ऑर्गेनिज्म बदला है। उसके बाद कहीं की एक प्रकार से ऑर्गेनिज्म की, ये तुम बोलोगे कि भाई एनवायरनमेंट के बदलने से तो ऑर्गेनिज्म बदलता है। उसके बाद तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो कि एक प्रकार से ऑर्गेनिज्म के बदलने से एक प्रकार से एनवायरनमेंट कैसे बदलता है। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कि एक प्रकार से जैसे भीड़ भाड़ ज्यादा होती है, पॉपुलेशन जहाँ पे ज़्यादा होती है, एक प्रकार से भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो कहीं न कहीं अगर मान लो किसी क्लासरूम में मान लो कहीं न कहीं जो स्टूडेंट है वो 20 स्टूडेंट है, अगर मान लो उस क्लासरूम में अगर स्टूडेंट है वो कहीं न कहीं 50-60, अगर मान लो नंबर कहीं की स्टूडेंट को अगर इंक्रीज कर दिया जाए, तो वहाँ पे कहीं न कहीं एक प्रकार से टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ऑर्गेनिज्म के बदलने से भी एक प्रकार से एनवायरमेंट बदलता है, एक प्रकार से कहीं की ऑर्गेनिज्म के बदलने से एनवायरमेंट बदलता है और एनवायरमेंट के बदलने से ऑर्गेनिज्म बदलता है। उसके बदलने से हमें फर्क पड़ता है और हमारे बदलने से उसे फर्क पड़ता है। और यहाँ से अपन को समझ में आ रहा है कि ऑर्गेनिज्म का एनवायरमेंट के साथ एक प्रकार से गहरा रिश्ता है, ऑर्गेनिज्म का एनवायरमेंट के साथ क्लोज रिलेशन है। तो यहाँ से अपन एक चीज को मेंशन कर सकते हैं, जो अपन ने शुरुआत में जो डेफिनेशन लिखी थी कि भाई ऑर्गेनिज्म और कहीं ना कहीं एनवायरमेंट है, अलग से आप नोट कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कि भाई जो ऑर्गेनिज्म और कहीं ना कहीं एक प्रकार से एनवायरमेंट है, वो एक प्रकार से इंटरडिपेंडेंट बोल सकते हैं। कि भाई जो ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंट है वो एक दूसरे पर ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंट एक दूसरे पर कहीं की इनका आपस में क्लोज रिलेशन है। क्या है, क्लोज रिलेशन है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे से। अगर बात करूं तो मैं इंटर रिलेटेड ये भी बोल सकता हूँ, इंटर रिलेटेड बोल सकता हूँ। या पे और कुछ से बात होती है, ये बात भी तुम लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। उसके बाद और अगर मैं बात करूं, जैसे बात आती है कि भाई यहाँ पे 2-3 टर्म आती है, एक होता है एनवायरमेंट, एक होता है इकोसिस्टम, एक होता है इकोलॉजी। ये तीनों ही जो टर्म है ना, वो क्या करती है, कंफ्यूज करती है। तो अभी स्टूडेंट, अभी जस्ट अपन ने बात की है कि भाई ऑर्गेनिज्म के एनवायरमेंट के साथ क्लोज रिलेशन होता है। और क्लोज रिलेशन होता है मतलब कि अपन ने ये देखा कि भाई ऑर्गेनिज्म के बदलने से एनवायरनमेंट बदलता है और एनवायरनमेंट के बदलने से ऑर्गेनिज्म बदलता है। और कहीं की अपन बात करें तो ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट है वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड है। अब कहीं ना कहीं इकोलॉजी में 3 टर्म आती है। देखो इकोलॉजी में अगर 3 टर्म की बात करें तो जो बेसिक यूनिट, अगर बात करें तो जो बेसिक टर्म है वो अपन कहीं की कम आती रहती है। जैसे एक तो होता है एनवायरनमेंट की बात आती है, जो सेकंड अगर बात करूँ तो मैं इकोसिस्टम और इकोलॉजी, ये जो 3 टर्म है, इन 3 टर्म को अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं कि भाई ये जो 3 टर्म है ये कैसे अलग है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ, एनवायरनमेंट की बात करूँ तो अभी अभी अपन जस्ट पढ़ के आए हैं कि भाई जो एनवायरनमेंट है वो कहीं ना कहीं 2 चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो होती है बायोटिक, जिसको अपन लिविंग्स बोल सकते हैं। दूसरा अपन ए बायोटिक की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ए बायोटिक, जिसको अपन नॉन लिविंग्स बोल सकते हैं, जिसको अपन नॉन लिविंग्स भी बोल सकते हैं। अब देखो कहीं ना कहीं बायोटिक और ए बायोटिक के बीच में इंटरेक्शन को अपन इकोसिस्टम बोलते हैं। ये जो इंटरेक्शन है, इस इंटरेक्शन को ही अपन इकोसिस्टम बोलते हैं। और इस इंटरेक्शन की स्टडी बोलो या फिर इस इकोसिस्टम की स्टडी को अपन इकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो ये अभी तुम लोगों का क्लियर हो जाना चाहिए कि एक प्रकार से क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि भाई एनवायरमेंट इकोसिस्टम और इकोलॉजी से कैसे अलग है।
एनवायरमेंट दो चीजों से मिलकर बना होता है, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक और एबायोटिक के बीच में इंटरेक्शन को अपन इकोसिस्टम बोलते हैं। इस इंटरेक्शन या इस इकोसिस्टम की स्टडी को अपन क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद कुछ साइंटिस्ट के नाम है, एक प्रकार से वो अपन को एक आइडिया रखना है कि भाई फादर ऑफ इकोलॉजी किसको बोलते हैं। अगर अपन लोगों को पूछा जाए कि फादर ऑफ इकोलॉजी, अगर तुम लोगों को पूछा जाए कि फादर ऑफ इकोलॉजी, की भाई जो इकोलॉजी के जो पिताजी है, इकोलॉजी के जो फादर है, वो अपन किसको बोलेंगे, वो अपन रेटर साहब को बोलेंगे। रेटर साहब को फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद अगर तुम लोगों को स्पेशली पूछा जाए कि फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी अगर पूछा जाए, तो अपन कहीं ना कहीं रामदेव मिश्रा की बात करेंगे, रामदेव मिश्रा जी की बात करेंगे। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी आर डी मिश्रा जी की बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं इन रामदेव मिश्रा, ये मिश्रा जी की वजह से ही एक प्रकार से कहीं ना कहीं इकोलॉजी जैसी बड़ी यूनिट कहीं की अपने इंडिया में एग्जिस्ट कर रही है। इन्होंने कहीं की इकोलॉजी पर अच्छा खासा काम कर रखा है। उसके बाद कहीं ना कहीं जो इकोलॉजी जो टर्म है, इकोलॉजी जो टर्म है, वो एक प्रकार से अगर कहीं ना कहीं मैं बात करूं, तो इकोलॉजी जो टर्म दी थी वो कहीं की एक प्रकार से हैक्कल साहब की बात आती है। इकोलॉजी जो टर्म है वो हैक्कल साहब ने दी थी, ठीक है ना। तो तुम लोगों को ये जो साइंटिस्ट है ये ध्यान रखना है, एक बेसिक आइडिया रखना है कि भाई जो फादर ऑफ इकोलॉजी, अगर तुम लोगों को पूछा जाए कि फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है, तो वो कहीं की एक प्रकार से रेटर साहब को फादर ऑफ इकोलॉजी बोलते हैं। और फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी का पूछा जाए तो अपन कहीं न कहीं रामदेव मिश्रा जी की बात करते हैं। और कहीं न कहीं अगर तुम लोगों को पूछा जाए कि भाई जो इकोलॉजी जो टर्म है वो किसने दी थी, तो कहीं की इकोलॉजी टर्म की बात करें तो वो हैकल साहब ने दी थी, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करूं तो एक प्यारा सा कहीं ना कहीं एक टॉपिक आता है। एक तो बात होती है बायोलॉजिकल ऑर्डर की बात होती है, एक इकोलॉजिकल ऑर्डर की बात होती है। और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो ये बायोलॉजिकल ऑर्डर और ये इकोलॉजिकल ऑर्डर एक्चुअली में ये समझने के बाद ही अपन इकोलॉजी की ब्रांच को अपन पढ़ पाएंगे, तभी अपन इकोलॉजी की जो ऑर्ट इकोलॉजी और सीन इकोलॉजी जो एक प्रकार से इसकी जो ब्रांचेज होती है ना वो अपन समझ पाएंगे। तो जैसे ज्यादा इसमें बायोलॉजिकल ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। अगर मैं बायोलॉजिकल ऑर्डर की बात करूं तो नॉर्मल सी बात है कि सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं बायोलॉजिकल ऑर्डर, या फिर अपन इसको बायोलॉजिकल हेरारकी भी बोल सकते हैं। तो बायोलॉजिकल ऑर्डर या बायोलॉजिकल हेरारकी में ध्यान रखना है कि जो बायोमोलिक्यूल होते हैं, ये जो मॉलिक्यूल होते हैं जिसको अपन बायोमोलिक्यूल बोलते हैं, जो तुम लोग बायोमोलिक्यूल में पढ़ते हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, जैसे अपन लोग प्रोटीन की बात कर सकते हैं, जैसे अपन लोग लिपिड की बात कर सकते हैं, जैसे अपन लोग न्यूक्लिक एसिड की बात कर सकते हैं। ये सब जो बायोमोलिक्यूल है, ये जो बायोमोलिक्यूल है, इन सब में आपस में इंटरेक्शन से एक सेल का फॉर्मेशन होता है। और इन सेल में, सेल के आपस में इंटरेक्शन से एक टिश्यू बनता है। और टिश्यू में आपस में इंटरेक्शन से एक ऑर्गन बनता है। और ऑर्गन के आपस में अलग अलग टाइप के जो ऑर्गन है, इनके आपस में इंटरेक्शन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। और ऑर्गन सिस्टम अलग अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गन सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं मिलके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ये अलग अलग टाइप के जो ऑर्गन सिस्टम है वो कहीं की एक प्रकार से ऑर्गेनिज्म बनाता है। वो ऑर्गन सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ये अलग अलग टाइप के जो भी ऑर्गन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से मिलके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। तो कहीं की ये बायोलॉजिकल ऑर्डर के बारे में एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। उसके बाद मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूँ इकोलॉजिकल ऑर्डर की बात करें तो इकोलॉजिकल ऑर्डर की बात करूं तो ये अपने आप में एक प्यारा टॉपिक है। यहाँ से कई की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एक आइडिया रखना है कि भाई इकोलॉजिकल ऑर्डर की मैं बात करूं तो तुम लोगों को पहली बात तो इकोलॉजिकल ऑर्डर की एक सीक्वेंस पता होनी चाहिए। इकोलॉजिकल ऑर्डर बोलो या फिर इसको इकोलॉजिकल हायरार्की बोलो, एक ही बात है। इकोलॉजिकल ऑर्डर बोलो या फिर इसको इकोलॉजिकल हायरार्की भी बोल सकते हैं। तो तुम लोगों को ध्यान रखना सबसे पहली बात तो इसके अंदर कि भाई इकोलॉजिकल ऑर्डर इसकी सीक्वेंस क्या होती है। तो सीक्वेंस तुम लोगों को दिमाग में एकदम बिठा के रखनी है। इसकी अगर सीक्वेंस की बात करूं तो सबसे इसकी जो इकोलॉजिकल ऑर्डर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ना, वो स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करूं तो वो कहीं न कहीं मैं ऑर्गेनिज्म की बात करता हूं। ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं इस इकोलॉजिकल ऑर्डर की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। उसके बाद ऑर्गेनिज्म के बाद, ऑर्गेनिज्म के बाद अगर मैं बात करूं
तो जो अगली इसकी जो यूनिट आती है ना वो पॉपुलेशन आती है। और इसकी जो नेक्स्ट इसकी जो यूनिट है ऑर्गेनिज्म के बाद पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन के बाद मैं बात करूं तो कम्युनिटी की बात करते हैं अपन। और कम्युनिटी के बाद अगर मैं बात करूं तो इकोसिस्टम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं अपन? इकोसिस्टम की बात करते हैं। और इकोसिस्टम के बाद अगर मैं बात करूं तो बायोम की बात आती है। और बायोम के बाद अगर मैं बात करूं तो बायोस्फीयर की बात आती है। तो तुम लोगों के दिमाग में पहली बात तो ये जो इकोलॉजिकल ऑर्डर है, ये जो इकोलॉजिकल हायरार्की है, ये सीक्वेंस तुम्हारे दिमाग में एक रटी हुई होनी चाहिए, एकदम दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। या से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई इकोलॉजिकल ऑर्डर है, इसकी सीक्वेंस क्या है, या फिर तुम लोगों को ये सीक्वेंस दे देगा और एक इनमें से एक आध कोई एक प्रकार से जो भी यूनिट है वो एक प्रकार से कहीं ना कहीं इसमें से स्किप कर देगा और तुम लोगों को बोल देगा कि यहाँ पे ए क्या है बी क्या है, तो वो पता होना चाहिए। तो पहली बात एक आइडिया रखना है कि इसके बारे में देखो इंपॉर्टेंट और भी क्वेश्चन बनते हैं, अपना इसके बारे में डिटेल से इन सब चीजों को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो पहली बात तो तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या होती है। उसके बाद देखो पहली बात तो ऑर्गेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो ये बेसिक यूनिट है। इकोलॉजिकल ऑर्डर की अगर तुम लोगों को बेसिक यूनिट पूछे तो एक प्रकार से ऑर्गेनिज्म बताएंगे। और स्मॉलेस्ट यूनिट पूछे, बेसिक यूनिट पूछे या स्मॉलेस्ट यूनिट पूछे, वो भी क्या होगी? एक प्रकार से ऑर्गेनिज्म ही होगी। और पॉपुलेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से सिमिलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, सिमिलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स live in a particular area, particular area known as पॉपुलेशन बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे इसको? पॉपुलेशन बोलेंगे। और कम्युनिटी की बात करूं तो ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज को अपन क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज को अपन कहीं ना कहीं कम्युनिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कम्युनिटी। और कहीं ना कहीं यह वाली बात समझना है, या तक अपन ने इस यूनिट तक आए हैं तब अपन ने कहीं की एक प्रकार से बायोटिक की बात की है। जब बायोटिक के साथ में, जब बायोटिक के साथ में एक प्रकार से ए बायोटिक आ जाता है, क्या आ जाता है? ए बायोटिक आ जाता है, तो वो एक इकोसिस्टम बन जाता है। और कहीं ना कहीं एक लार्ज इकोसिस्टम को ही अपन कहीं ना कहीं बायोम बोलते हैं। लार्ज इकोसिस्टम को अपन कहीं ना कहीं एक प्रकार से बायोम बोलते हैं। उसके बाद में बात करूं तो कहीं ना कहीं अब बायोस्फीयर की बात करूं तो एक अर्थ है कहीं की अपनी पृथ्वी है, अपनी धरती माता है, वो एक बायोस्फीयर है जिसके अंदर कहीं की लिथोस्फीयर की भी बात होती है। किसकी बात होती है? लिथोस्फीयर की भी बात होती है, स्ट्रेटोस्फीयर की भी बात होती है, और अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोस्फीयर की भी बात होती है। तो ये कहीं ना कहीं अलग अलग टाइप के जो एक प्रकार से लिथोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और एक प्रकार से हाइड्रोस्फीयर, ये सब मिलकर कहीं की एक प्रकार से बायोस्फीयर की बात होती है। तो तुम लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी कि भाई ये जो इकोलॉजिकल ऑर्डर है, ये जो बायोलॉजिकल ऑर्डर है, इसका तुम लोगों को ध्यान रखना है कि भाई इसकी जो सीक्वेंस आइडिया रखना है एक्चुअली में ये क्या चीज होती है। उसके बाद देखो यहाँ पे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और भी थोड़ा सा इसको अच्छे से समझने की ट्राई करें। जैसे अगर मैं बात करूं कि भाई ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो ये कोई ना कोई ए नाम का कोई ऑर्गेनिज्म है, ए नाम का कोई एक ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद मैं बात करूं ए नाम का क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन की बात करूं तो ये एक ऑर्गेनिज्म है, और इसी कहीं ना कहीं स्पीसीज के, इसी स्पीसीज के बहुत सारे इंडिविजुअल्स है, वो मिलके कहीं ना कहीं एक प्रकार से एक कम्युनिटी बनाते, एक प्रकार से एक पॉपुलेशन बनाते हैं। इसी स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स है, जो ऑर्गेनिज्म है, उन्होंने आपस में मिलके इंटरेक्शन से एक पॉपुलेशन बन गई है। और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं अलग अलग टाइप के किसी एक प्रकार से हैबिटाट में अगर स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रही है तो वहां पे एक इकोसिस्टम बन जाता है, वहां पे एक इकोसिस्टम बन जाता है, इकोसिस्टम नहीं सॉरी कम्युनिटी बन जाता है। यहाँ पे ए नाम का ऑर्गेनिज्म है, अगर कहीं की एक प्रकार से कोई प्लांट, कोई स्पीसीज है, उसी स्पीसीज का कोई ना कोई इंडिविजुअल से कोई ऑर्गेनिज्म है और उसका नाम अपन ने ए दे रखा है, और इसी स्पीसीज के और भी बहुत सारे कोई मेंबर है, उन्होंने मिलकर एक प्रकार से एक ही टाइप की स्पीसीज के जो मेंबर है उन्होंने एक प्रकार से कहीं की एक प्रकार से पॉपुलेशन बना दी है। और एक प्रकार से अलग अलग टाइप के जो एक प्रकार से जो स्पीसीज के जो मेंबर है उन्होंने मिलकर एक प्रकार से कम्युनिटी बना दी है। और उसके बाद में बात करूं तो एक प्रकार से इकोसिस्टम में कहीं की एक प्रकार से बायोटिक के साथ में, जब बायोटिक के साथ में कहीं ना कहीं ए बायोटिक आ जाता है, बायोटिक के साथ में जब ए बायोटिक आ जाता है, जब इकोसिस्टम बन जाता है, और कहीं ना कहीं लार्ज इकोसिस्टम को ही मैं एक प्रकार से कहीं ना कहीं एक प्रकार से बायोम बोलता हूं। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो बायोस्फीयर की बात होती है। किसकी बात होती है? बायोस्फीयर की बात होती है।
चलो ये तो तुम लोगों को एक आइडिया लग गया है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं वो अपन बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो यहाँ पे बात होती है कि भाई सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट अगर तुम लोगों को पूछा जाए, इस इकोलॉजिकल ऑर्डर की स्मॉलेस्ट यूनिट पूछा जाए तो अपन क्या बताएंगे, ऑर्गेनिज्म बताएंगे। क्या बताएंगे, ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। और उसके बाद अगर मैं बात करूं इस इकोलॉजिकल ऑर्डर की जो लार्जेस्ट यूनिट है तो अपन किसको बताएंगे, लार्जेस्ट यूनिट पूछे तो अपन कहीं ना कहीं बायोस्फीयर को अपन क्या बोलेंगे कि भाई जो बायोस्फीयर है वो इकोलॉजिकल ऑर्डर की कहीं ना कहीं एक प्रकार से लार्जेस्ट यूनिट होती है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि तुम लोग ये बताओगे, तुम लोगों को इसका आंसर देना है एक प्रकार से, देखो कमेंट सेक्शन में एक प्रकार से तुम लोगों को इसका आंसर देना है कि एक प्रकार से इकोलॉजिकल ऑर्डर की वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जिसमें फर्स्ट टाइम एबायोटिक फैक्टर पार्टिसिपेट करता है, जिसमें पहली पहली बार एक प्रकार से एबायोटिक फैक्टर पार्टिसिपेट करता है, तो वो इकोलॉजिकल ऑर्डर की कौन सी यूनिट होगी वो तुम लोगों को देना है। और एक और तुम लोगों को आंसर देना है कि एक प्रकार से क्या कम्युनिटी बनने के लिए, क्या कम्युनिटी बनने के लिए, क्या समुदाय बनने के लिए प्लांट एनिमल माइक्रोब्स तीनों का होना जरूरी है क्या, ये तुम लोगों को आंसर देने हैं, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है। उसके बाद तुम लोगों के लिए यहाँ पे और भी बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे इकोलॉजिकल ऑर्डर अपन ने लेफ्ट से राइट एक प्रकार से इसकी सीक्वेंस लिखी है। जैसे अगर अपन बात करें कि अपन कहीं ना कहीं ऑर्गेनिज्म से, अपन कहीं ना कहीं बायोस्फीयर की तरफ मूव करते हैं। जब ऑर्गेनिज्म से कहीं ना कहीं बायोस्फीयर की तरफ मूव करते हैं तो अपन को यहाँ पे ये बात पूछी जाती है कि भाई अगर साइज पूछी जाए तो कहीं ना कहीं साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्या होती है, इंक्रीजेज होती है, इंक्रीज की बात होती है। उसके बाद अगर तुम लोगों को दूसरी बात पूछी जाए, यहाँ पे ये क्वेश्चंस बनते हैं तो ध्यान रखें इस बात का। तो यहाँ पे दूसरी बात पूछी जाती है कि अगर कॉम्प्लेक्सिटी पूछी जाए, क्या पूछी जाए, कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो वो भी कहीं की एक प्रकार से इंक्रीज होती है। और उसके बाद मैं बात करूं, अगली बात अपन बात करें तो यहाँ पे तीसरी बात पूछी जाती है कि भाई कि सिमिलैरिटी की बात करें, किसकी बात करें, सिमिलैरिटी की बात करूं मैं तो सिमिलैरिटी कहीं ना कहीं एक प्रकार से डिक्रीज होती है। जब अपन कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी की बात करें तो वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से डिक्रीज होती है। वो डिक्रीज कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं जब ऑर्गेनिज्म से बायोस्फीयर की तरफ जाते हैं तो सिमिलैरिटी डिक्रीज होती है। उसके बाद मैं बात करूं तो जो कॉमन कैरेक्टर है, कॉमन कैरेक्टर की बात करूं तो वो कॉमन कैरेक्टर होते हैं वो भी कहीं की अपन ऑर्गेनिज्म से कहीं की बायोस्फीयर की तरफ जाते हैं तो डिक्रीज करते हैं। एक और तुम लोगों को एक प्रकार से यहाँ से रिलेट कर रही चीज वो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। जैसे अगर अपन बात करें एक और चीज ऐसी ही पढ़ते हो तुम लोग एक प्रकार से 11th का जो फर्स्ट टॉपिक है, 11th का जो फर्स्ट टॉपिक है, जैसे अपन वहां पे बात करते हैं कि भाई जो किंगडम होता है, जैसे अपन बात करें तो किंगडम की बात करते हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूं जैसे फाइलम की बात होती है, किसकी बात होती है, फाइलम की बात होती है। और उसके बाद मैं बात करूं क्लास की बात होती है। इसको अपन इस टाइप से न लिख के थोड़ा सा दूसरी टाइप से लिखते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। जैसे किंगडम है, उसके बाद मैं बात कर रहा हूं फाइलम की बात कर रहा हूं। उसके बाद अगर अपन बात करें तो क्लास की बात हो रही है और ऑर्डर की बात हो रही है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फैमिली की बात हो रही है, फैमिली की बात हो रही है। और अगर अपन बात करें तो जीनस की बात हो रही है। और अपन बात करें तो स्पीसीज की बात हो रही है। तो यहाँ से भी अपन इस चीज को यहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं। यहाँ से ये बात पूछी जाती है, यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपन कहीं ना कहीं इस कंडीशन में भाई अपन टॉप टू एक प्रकार से कहीं की एक प्रकार से बॉटम टू टॉप जाते हैं। तो इस कंडीशन में भाई एक प्रकार से अगर साइज की बात करें तो क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो वो भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं, देखो यहाँ पे ये कंडीशन सब देखने को मिलती है कि भाई यहाँ पे अगर तुम लोगों को पूछा जाए कि कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, वो क्या होती है, अगर कॉम्प्लेक्सिटी पूछी जाए वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगर यहाँ पे कॉमन कैरेक्टर की बात करें, किसकी बात करें, कॉमन कैरेक्टर की बात करें तो वो क्या होते हैं, वो कहीं के डिक्रीज होते हैं। अगर यहाँ पे अपन सिमिलैरिटी की बात करूं तो वो एक प्रकार से वो भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इन चीजों को ध्यान रखें। थोड़ा सा एक प्रकार से कहीं ना कहीं चीजों को अपन को रिलेट करते हुए पढ़ना ज्यादा बेटर रहता है, स्टडी करना ज्यादा बेटर रहता है। तो इससे अपने को क्या एडवांटेज होता है कि एक प्रकार से एक ही साथ एक प्रकार से दोनों चीजें अपन को याद हो जाती है और कहीं ना कहीं रिलेट कर रखी चीजें वो अपन को लॉन्ग टर्म तक याद रहती है चीजें, ठीक है ना। उसके बाद मैं बात करूं तो कहीं की अपने इकोलॉजिकल ऑर्डर की बात की है तो यहाँ पे तुम लोगों के सामने बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। जैसे पहली बात तो तुम लोगों को इकोलॉजिकल ऑर्डर में कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो अगर इकोलॉजिकल ऑर्डर की अपन बात करें तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे पूछी जाती है कि भाई जो इकोलॉजिकल ऑर्डर है इसकी सीक्वेंस क्या है वो पता होनी चाहिए कि ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम और बायोस्फीयर, ये सीक्वेंस अपन को आइडिया होना चाहिए।
उसके बाद अपन को पता होता है कि भाई यहाँ पे और भी पूछा जाता है कि इकोलॉजिकल ऑर्डर की स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है, लार्जेस्ट यूनिट कौन सी है, और तुम लोगों को पूछा जाता है कि एक प्रकार से इकोलॉजिकल ऑर्डर की वो स्मॉलेस्ट यूनिट जिसमें फर्स्ट टाइम एबायोटिक फैक्टर पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसमें फर्स्ट टाइम एबायोटिक फैक्टर पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो कौन सी यूनिट है वो भी अपन को पता होना चाहिए। उसके बाद अगर अपन बात करें इकोसिस्टम के बाद अगर और अपन बात करें तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई यहाँ पे अपन कहीं की एक प्रकार से ऑर्गेनिज्म से कहीं की बायोस्फीयर की तरफ मूव करते हैं, तो यहाँ पे साइज में किस टाइप से अपन को देखने को मिलता है कि साइज है वो इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। तो साइज की बात करें तो वो कहीं की एक प्रकार से ऑर्गेनिज्म से बायोस्फीयर की तरफ जाते हैं तो वो इंक्रीज होती है। और अगर अपन बात करें साइज के बाद अगर अपन कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें वो भी अपन कहीं की ऑर्गेनिज्म से बायोस्फीयर की तरफ जाते हैं तो वो भी क्या होती है एक प्रकार से कहीं ना कहीं इंक्रीज होती हुई एक प्रकार से देखने को मिलती है। और अगर अपन को कॉम्प्लेक्स, हाँ बिल्कुल, अपन साइज की बात की, कॉम्प्लेक्सिटी और सिमिलरिटी की बात करें, कॉमन कैरेक्टर की बात करें, तो वो दोनों कहीं के एक प्रकार से ऑर्गेनिज्म से बायोस्फीयर की तरफ जाते हैं तो वो डिक्रीज होते हैं। यहाँ पे तुम लोगों को ध्यान रखना है कि भाई क्वेश्चंस में क्या पूछ रखा है कि भाई वो क्वेश्चंस में अपन को ये बोल रहा है कि ऑर्गेनिज्म से बायोस्फीयर की तरफ या फिर बायोस्फीयर से ऑर्गेनिज्म की तरफ। तो तुम लोगों को ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो अपन को क्वेश्चंस को देखते हुए इसका आंसर देना होता है, ठीक है ना। तो ये तुम लोगों को एक प्रकार से बायोलॉजिकल ऑर्डर की अपन ने बात की है, इकोलॉजिकल ऑर्डर की बात की है। यहाँ पे आगे अपन बात करें तो अपन को एक प्रकार से ये सब चीजें समझ में आ गई है। ये तुम लोगों को ये कमेंट सेक्शन में इस चीज का जवाब देना है कि एक प्रकार से क्या कम्युनिटी बनने के लिए प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स तीनों का होना जरूरी है। और एक प्रकार से इस इकोलॉजिकल ऑर्डर की वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जिसमें फर्स्ट टाइम ए बायोटिक फैक्टर पार्टिसिपेट करता है। ये तुम लोगों को एक प्रकार से इन दोनों क्वेश्चंस के तुम लोगों को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। उसके बाद में बात करूं तो यहाँ पे अपन को इकोलॉजिकल ऑर्डर अगर अपन ने अच्छे से समझ लिया है तो अभी अपन लोगों को कहीं ना कहीं एक प्रकार से इकोलॉजी की जो ब्रांचेज है, इकोलॉजी की अपन दो ब्रांचेस की बात करते हैं मोटे तौर पे। अपन इकोलॉजी की इस ब्रांचेस को समझने में बिल्कुल एक प्रकार से इजीनेस रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी अपन को। तो यहाँ पे अपन इकोलॉजी की अगर अपन ब्रांचेस की बात करें तो अपन कहीं ना कहीं इकोलॉजी की दो ब्रांचेस की बात करते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। ब्रांचेस की बात कर रहे हैं कि भाई इकोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेज होती है। तो इकोलॉजी की अपन बात करें तो इकोलॉजी की अपन दो ब्रांचेस की बात करते हैं। एक तो होती है ऑट इकोलॉजी और दूसरी मैं बात करता हूं कि भाई दूसरी अपन अपन बात करें तो वो होती है सीन इकोलॉजी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं अपन? सीन इकोलॉजी। तो फर्स्ट वाले को अपन पढ़ते हैं पहले कि भाई ऑट इकोलॉजी होती क्या एक्चुअली में। अगर ऑट इकोलॉजी की बात करें, किसको बोलेंगे अपन ऑट इकोलॉजी, किसको बोलेंगे अपन ऑट इकोलॉजी की भाई ऑट इकोलॉजी क्या होती है। ऑट इकोलॉजी में अपन किस टाइप से स्टडी करते हैं कि भाई ऑट इकोलॉजी में अपन किसी एक स्पीसीज की स्टडी करते हैं या फिर अपन बहुत सारी अलग अलग टाइप की स्पीसीज की बात करते हैं या फिर किसी इकोसिस्टम की बात करते हैं, क्या कुछ बात करते हैं वो अपन को देखना है। तो पहली बात अपन को आइडिया होना चाहिए कि भाई ऑट इकोलॉजी में अपन कहीं ना कहीं स्टडी करने के लिए अपन एक सिंगल स्पीसीज को बेस बनाते हैं। किसको? एक सिंगल स्पीसीज की ही एनवायरमेंट के साथ, सिंगल स्पीसीज की ही अपन एनवायरमेंट के साथ कहीं ना कहीं एक प्रकार से इंटरेक्शन की जो स्टडी होती है, सिंगल स्पीसीज की जो एनवायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन की स्टडी होती है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि किसी एक इंडिविजुअल्स की बात कर सकते हैं, किसी एक इंडिविजुअल्स की बात कर सकते हैं कि भाई वो एक प्रकार से एनवायरमेंट के साथ किस टाइप से इंटरेक्शन कर रहा है, किस टाइप से एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्शन कर रहा है। तो इस टाइप की स्टडी को अपन कहीं ना कहीं जो डील करते हैं वो भाई साहब ऑट इकोलॉजी में डील करते हैं। किस में डील करते हैं? ऑट इकोलॉजी में। कि भाई एक जो सिंगल स्पीसीज है या फिर एक जो इंडिविजुअल्स है वो एक प्रकार से कहीं ना कहीं एनवायरमेंट के साथ किस टाइप से इंटरेक्शन कर रहा है, वो एक प्रकार से किस प्रकार से उस इकोसिस्टम में रह करके, किस टाइप से उस हैबिटेट में रह करके बायोटिक के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, किस टाइप से वो एबायोटिक के साथ इंटरेक्शन कर रहा है। एबायोटिक के साथ इंटरेक्शन बोलो तो एक प्रकार से वो कितना टेम्परेचर टॉलरेट कर रहा है, कितना वाटर का अमाउंट होल्ड कर पा रहा है, कितना फूड मटेरियल को स्टोर कर पा रहा है। अगर इसका बायोटिक के साथ इंटरेक्शन देखो तो इसका एक प्रकार से क्या रिसोर्सेज है, वो कौन से ट्रॉपिक लेवल पर आ रहा है, कि एक प्रकार से वो हर्बीवोर है या कार्निवोर है, इन ये प्रोड्यूसर है,
इन सब चीजों को देखते हुए कि भाई वो एक प्रकार से किस टाइप से इसके एक प्रकार से बोलो तो इंटरेक्शन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से अपन कहीं ना कहीं सिंगल स्पीसीज को या एक इंडिविजुअल्स को अपन अगर बेस बना के एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्शन की स्टडी कर रहे हैं, तो इस टाइप की जो अपन स्टडी को एक प्रकार से कौन सी इकोलॉजी में डील करेंगे, वो ऑट इकोलॉजी में डील करेंगे। इसको अब एक एग्जांपल दूंगा, उसके थ्रू अपन और ये चीजें समझ में आ जाएगी। और इसकी जो कहीं ना कहीं जो दूसरी ब्रांच होती है वो अपन उसको बोलते हैं अपन सीन इकोलॉजी बोलते हैं, उसको अपन कहीं ना कहीं सीन इकोलॉजी बोलते हैं। अगर मैं बात करूं सीन इकोलॉजी अपन किसको बोलेंगे, इसको समझना है अच्छे से इस चीज को। देखो वहां पे तो अपन ने अभी बात की है कि सिंगल स्पीसीज की बात हो रही है, यहाँ पे अपन कहीं ना कहीं सीन इकोलॉजी में जो स्टडी करते हैं, जो बेस बनाते हैं, ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज को अगर अपन बेस बना रहे हैं कि भाई ये जो अलग अलग टाइप की जो एनवायरमेंट के एक प्रकार से अलग अलग टाइप की जो स्पीसीज है वो एनवायरमेंट के साथ किस टाइप से इंटरेक्शन कर रही है। तो अगर अलग अलग स्पीसीज को अपन बेस बना रहे हैं और उसकी एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्शन की स्टडी कर रहे हैं, तो इस स्टडी को अपन कहीं ना कहीं सीन इकोलॉजी में डील करते हैं। किस में डील करते हैं, सीन इकोलॉजी की बात होती है। अब देखो कहीं ना कहीं ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज की बात हो रही है, तो अलग अलग टाइप की जो स्पीसीज हो सकती है, अलग अलग टाइप की जो स्पीसीज हो रही है कि वो एक प्रकार से एनवायरनमेंट के साथ किस टाइप से इंटरेक्शन कर रही है, वो किस टाइप से एबायोटिक फैक्टर के साथ एक प्रकार से इंटरेक्शन कर रही है, किस टाइप से वो बायोटिक फैक्टर के साथ इंटरेक्शन कर रही है, एक प्रकार से वो कौन से ट्रॉपिक लेवल पर है, वो एक प्रकार से नेचर वाइज देखे तो वो कैसी है, एक प्रकार से वो प्रोड्यूसर है या हर्बीवोर है या कार्निवोर है, उन सब चीजों को देखते हुए बात हो रही है। एक और बात, अभी देखो तुम लोगों को समझ में आ रही होगी कि बात यहाँ पे ओनली अपन अपन बात करें तो सिंगल स्पीसीज की या इंडिविजुअल्स की बात हो रही है। तो अपन कहीं ना कहीं एक स्पीसीज की अभी अभी अपन जस्ट अभी पढ़ के आए हैं कि भाई इकोलॉजिकल ऑर्डर की बात की है, तो वहां पे अपन ने देखा है कि भाई जो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, ऑर्गेनिज्म की बात हो रही थी। तो यहाँ पे अपन सिंगल स्पीसीज की बात हो रही है, एक ही स्पीसीज के मेंबर की बात हो रही है, एक ही स्पीसीज के मेंबर की बात हो रही है। तो इसको अपन कहीं ना कहीं पॉपुलेशन इकोलॉजी भी बोल सकते हैं, इसको अपन पॉपुलेशन इकोलॉजी भी बोल सकते हैं, तो इस बात को भी ध्यान रखें। और उसके बाद जो अगली कहीं ना कहीं अपन बात कर रहा हूं मैं कि यहाँ पे अपन ने बात की है कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज को, ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज अभी अभी अपन जस्ट पढ़ के आए हैं कि ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज को अपन कम्युनिटी बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से इस सीन इकोलॉजी को अपन कम्युनिटी इकोलॉजी भी बोल सकते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखें, इसको अपन कम्युनिटी इकोलॉजी भी बोल सकते हैं। अभी तुम लोगों का एक प्रकार से एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसके थ्रू ये चीजें और भी अच्छे से एकदम बेटर तरीके से कवर हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे अगर तुम लोगों को पूछा जाएगा, अगर तुम लोगों को पूछा जाए कि एक प्रकार से इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन ह्यूमन, तो अपन इसकी स्टडी को अपन व्हाट इकोलॉजी में डील करेंगे या फिर सीन इकोलॉजी में डील करेंगे। दूसरा स्टेटमेंट है तुम्हारे सामने ये आ रहा है, इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो पहले वाले में बात ये हो रही है कि एक प्रकार से ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, ओनली एक प्रकार से ह्यूमंस की बात हो रही है। ह्यूमंस की अगर बात करी तो स्पीसीज की अगर मैं बात करूं तो एक ही स्पीसीज, होमो सेपियंस की बात करते हैं, होमोजीनस है, सेपियंस स्पीसीज है, तो यहाँ पे एक ही स्पीसीज की बात हो रही है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को अपन ऑट इकोलॉजी में डील करेंगे। और जो दूसरा स्टेटमेंट बोला है वो मैंने बोला है कि इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर बात करूं तो वो प्लांट भी हो सकता है, वो एनिमल भी हो सकता है, वो माइक्रोब्स भी हो सकता है। प्लांट की भी अलग अलग टाइप की कहीं की स्पीसीज हो सकती है, एनिमल की भी अलग अलग डिफरेंट टाइप की स्पीसीज हो सकती है, माइक्रोब्स की भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो सेकंड वाले स्टेटमेंट को अपन कहीं ना कहीं एक प्रकार से सीन इकोलॉजी में डील करेंगे। एक और तुम लोग यहाँ से एक और बात ध्यान रख सकते हो कि भाई कहीं ना कहीं अपन ग्रुप ऑफ अगर डिफरेंट प्लांट की स्पीसीज है तो उसको अपन प्लांट कम्युनिटी बोलेंगे, एनिमल की अगर अलग अलग स्पीसीज है तो उसको अपन एनिमल कम्युनिटी बोलेंगे, अगर माइक्रोब्स की अलग अलग कहीं ना कहीं एक प्रकार से स्पीसीज है तो उसको अपन माइक्रोबियल कम्युनिटी बोलेंगे। और प्लांट कम्युनिटी प्लस एनिमल कम्युनिटी प्लस माइक्रोबियल कम्युनिटी, ये तीनों ही मिलकर एक प्रकार से कहीं की बायोटिक कम्युनिटी बनाते हैं, तो इस चीज को भी ध्यान रखें। उसके बाद अपन ने कहीं ना कहीं एक प्रकार से इस एग्जाम्पल को तुम लोग जो मैंने बोला है कि भाई फर्स्ट वाले में अपन इस एग्जाम्पल को अपन मेंशन कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी में इसका एग्जाम्पल अपन इस टाइप से लिख सकते हैं कि भाई इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन ह्यूमन की बात हो रही है। और अगर मैं सेकंड वाले की बात करूं
तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सीन इकोलॉजी की बात करूं, इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करो, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट एनिमल सब आ जाते हैं। तो इसके कारण यहाँ पे अलग अलग टाइप की कहीं की एक प्रकार से अलग अलग टाइप की स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रही है, तो इसको अपन सीन इकोलॉजी में डील करेंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं और भी बात आती है कि कुछ जैसे टर्मिनोलॉजी आती है जो इकोलॉजी में अलग अलग जगह वो टर्मिनोलॉजी काम में आती है। वो टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी है, देखो इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और नीट में भी ऑलरेडी वहां से क्वेश्चंस बना रखे हैं, आ रखे हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं उसके बाद कि भाई वो कौन कौन सी है, तो यहाँ पे जो टर्म है इसके बारे में अपन को पढ़ना है, ठीक है ना। वो जो टर्म है वो कौन कौन सी, एक तो इसके अंदर जो फर्स्ट टर्म की मैं बात करूं, तो एक तो जो टर्म है वो एंडेमिक स्पीसीज, तुम लोगों ने नाम सुन रखा होगा ऑलरेडी, एनसीईआरटी में ये चीज मेंशन है। एंडेमिक स्पीसीज अपन किसको बोलेंगे। और जो सेकेंड टर्म आती है कि भाई की स्टोन स्पीसीज क्या होती है। और जो थर्ड टर्म की बात करूं, क्रिटिकल लिंक स्पीसीज क्या होती है। क्रिटिकल लिंक स्पीसीज, तो इन तीन टर्म के बारे में अपन को थोड़ा सा डिटेल से देखना है। इसके अंदर अपन फर्स्ट वाली बात कर रहे हैं कि भाई एंडेमिक स्पीसीज की मैं बात करूं कि एंडेमिक स्पीसीज अपन किसको बोलेंगे। ये जो एंडेमिक स्पीसीज है वो किस टाइप की होती है। एंडेमिक स्पीसीज ये तुम लोग कहीं ना कि बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स जो कंजर्वेशन है, जो इकोलॉजी का जो थर्ड टॉपिक है, वहां पे तुम लोग कहीं ना कहीं एक प्रकार से जब कंजर्वेशन की बात करते हैं तो वहां पे इन सिटू और एक्स सिटू जो कंजर्वेशन की बात करते हैं इंपॉर्टेंट है अपने आप में, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। इन सिटू और एक्स सिटू के भाई एक प्रकार से जो एग्जांपल पूछे जाते हैं तो वो अपन को पता होना चाहिए। तो वहां पे ऑलरेडी एक प्रकार से ये एंडेमिज्म वाला, वहां पे हॉट स्पॉट के लिए एक प्रकार से जो कंडीशन है वहां पे ये बात दे रखी है कि हॉट स्पॉट के लिए एंडेमिज्म का होना जरूरी है। तो इसके लिए अपन को इस एंडेमिक स्पीसीज एक्चुअली में क्या होती है, तो उसके लिए इसको थोड़ा सा अपन को जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंडेमिक स्पीसीज के लिए ध्यान रखना है कि सबसे पहली बात तो एंडेमिक स्पीसीज के लिए बोलेंगे कि भाई इस टाइप की जो स्पीसीज होती है ना वो ओनली पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है। इस टाइप की जो एंडेमिक स्पीसीज होती है ना वो पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती है। अगर वो पर्टिकुलर एरिया में है तो यहाँ पे देखो ऑब्वियस सी बात है कि एक प्रकार से इस टाइप की जो स्पीसीज होगी उसके जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, कम होंगे। और कहीं ना कहीं नंबर कम है तो इस टाइप की जो स्पीसीज होगी उसका कहीं ना कहीं बायोमास होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। और इस टाइप की जो स्पीसीज होती है ना उसके कहीं ना कहीं एक प्रकार से एक्सटिंक्ट होने की पॉसिबिलिटी भी क्या होती है, चांस ऑफ एक्सटिंक्शन बोले तो वो भी क्या होता है, वो ज्यादा होता है एक्चुअली। देखो बात समझ में आ रही होगी तुम लोगों को कि भाई एंडेमिक स्पीसीज थोड़ा सा नाम से पता लग रहा है कि भाई एंडेमिक स्पीसीज उसको बोलेंगे जो एक प्रकार से एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है, हर जगह देखने को नहीं मिलती है, एक पर्टिकुलर हैबिटेट में देखने को मिलती है, एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में देखने को मिलती है, एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में, हर जगह ये देखने को नहीं मिलती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई स्पीसीज पर्टिकुलर एरिया में है तो उसके जो नंबर है वो कम देखने को मिलेंगे। अगर नंबर कम है तो उसका जो बायोमास है वो भी तो कम ही होगा। अगर नंबर कम है तो सीधी सी बात ये भी है कि इस टाइप की जो स्पीसीज है वो पर्टिकुलर एरिया में है तो उसके चांस एक प्रकार से एक्सटिंक्ट होने की जो पॉसिबिलिटी होगी वो भी तो ज्यादा ही होगी। अरे भाई कि कोई भी स्पीसीज है वो अगर इस टाइप के वो पर्टिकुलर एरिया में है और वहां से वो एक्सटिंक्ट हो गई तो उसका पूरी धरती माता से ही अस्तित्व ही खत्म हो गया, वो पूरी पृथ्वी से ही एक प्रकार से एक्सटिंक्ट हो गई। अगर कोई ऐसी स्पीसीज है जो एक प्रकार से अपनी अर्थ पर अलग अलग बहुत सारे अलग अलग कहीं की एक प्रकार से हैबिटेट में देखने को मिलती है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रकार से लार्ज स्केल पर हो, तो इस टाइप की स्पीसीज के एक्सटिंक्ट होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। अगर मान लो कि वो ऑस्ट्रेलिया से एक्सटिंक्ट हो गई है तो अलग अलग बहुत सारी कंट्री है तो उसके अंदर तो ये देखने को मिलेगी ना। तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं ये जो एंडेमिक स्पीसीज होती है ना उसके एक्सटिंक्ट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ कि भाई इसका एग्जाम्पल है वो क्या हो सकता है। एंडेमिक स्पीसीज की अगर बात करें तो एंडेमिक स्पीसीज का अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसका अपन जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल की मैं बात करूं, जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया में जो
एक प्रकार से अभी अभी जस्ट मैच हुआ है भाई ऑस्ट्रेलिया में। अगर अपन कंगारू की बात करें, जो कंगारू है वो ओनली ऑस्ट्रेलिया में जनरली देखने को मिलती है, ठीक है ना। और दूसरी बात अगर मैं बात करूं, जैसे कीवी की बात करूं, न्यूजीलैंड में अगर मैं कीवी की बात करूं, तो ये दो एग्जाम्पल है। जैसे कंगारू है वो एक पर्टिकुलर एरिया जैसे ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जैसे अगर मैं कीवी की बात करूं तो वो न्यूजीलैंड में देखने को मिलता है। तो अगर ये जो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं कि कंगारू है वो ऑस्ट्रेलिया से कहीं की एक्सटिंक्ट हो गया, तो वो अपनी पूरी पृथ्वी से, धरती माता से ही एक प्रकार से उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो कहीं की इसके एक्सटिंक्ट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। इसी टाइप से कीवी की भी बात कर सकते हैं। तो ये एक एंडेमिक स्पीसीज के बारे में एक आइडिया रख सकते हो तुम लोग। उसके बाद अगर मैं बात करूं, दूसरी जो सेकेंड जो टर्म आती है, वो अपन बोल सकते हैं कि भाई की स्टोन स्पीसीज क्या होती है। अगर की स्टोन स्पीसीज की बात करूं, ये भी ऑलरेडी इसके बारे में भी एनसीईआरटी में मेंशन है, या से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एनसीईआरटी में मेंशन डायरेक्टली नहीं है, वो इनडायरेक्टली ये चीज पूछी जाती है। अगर की स्टोन स्पीसीज की बात करें, तो की स्टोन स्पीसीज किसको बोलेंगे। या से देखो अपन को नाम से ही ये चीजें पता लग रही है कि भाई की स्टोन स्पीसीज अपन किसको बोलेंगे। देखो नाम से ही पता लग रहा है कि मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं कि इस टाइप की जो स्पीसीज होगी ना, उसका मेन रोल होगा उसके हैबिटेट में, उसके इकोसिस्टम में, उसका एक इंपॉर्टेंट रोल होगा। पहली बात तो इसके बारे में समझते जाओ एक एक चीज को। पहली बात तो इस टाइप की जो स्पीसीज होती है ना, उसके नंबर एंडेमिक स्पीसीज की तरह कम देखने को मिलते हैं। दूसरी बात, इस टाइप की स्पीसीज अगर नंबर कम है तो बायोमास भी कम होगा इस टाइप की स्पीसीज का। तुम बोलोगे कि ये तो सिमिलरिटी है, बट यहाँ पे सबसे खास बात ये है कि जो कीस्टोन स्पीसीज को जो अलग बनाती है, अलग करती है, वो ये है कि इस टाइप की जो स्पीसीज होगी, उसका जो इन्फ्लुएंस होगा, उसका जो प्रभाव होगा, उसका जो दबदबा होगा, उसका जो रुतबा होगा, उसका जो खौफ होगा, वो उसके हैबिटेट वो ज्यादा होगा। नंबर के कंपेयर में उसका जो प्रभाव है, उसका जो दबदबा है, उसका जो रुतबा, उसका जो खौफ है, वो ज्यादा होता है। तो इस टाइप की स्पीसीज को, इस टाइप की स्पीसीज को अपन कहीं ना कहीं की स्टोन स्पीसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? की स्टोन स्पीसीज बोलते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल के तौर पे अपन अगर समझने की कोशिश करें, जैसे फॉरेस्ट के अंदर अगर बात करूं तो राजा तो एक ही होता है ना। जैसे अगर फॉरेस्ट के अंदर अपन बात करें, लॉयन की बात करूं, शेर की बात करूं, जब भी वो दाढ़ मारता है तो एक प्रकार से बाकी जीव क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। और इसकी जो पॉपुलेशन होती है वो कम देखने को मिलती है। तो उसके पॉपुलेशन के कंपेयर में, उसके नंबर के कंपेयर में, उसका जो कहने की दबदबा, उसका जो इन्फ्लुएंस है, उसका जो प्रभाव है, उसका जो रुतबा है, वो ज्यादा होता है ना। तो इस टाइप की जो स्पीसीज होती है ना, उसको अपन कीस्टोन स्पीसीज बोलते हैं। तो एक प्रकार से बोल सकते हैं लॉयन इसका जो एग्जाम्पल है, वो ध्यान रख सकते हैं तुम। उसके बाद मैं बात करूं, जो थर्ड जो टर्म आती है, वो भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल लिंक स्पीसीज की बात हो रही है। अगली जो टर्म है वो है क्रिटिकल लिंक स्पीसीज। अपन किसको बोलेंगे? क्रिटिकल लिंक स्पीसीज। क्या बात हो रही है? क्रिटिकल लिंक स्पीसीज। समझते हैं इसको भी कि भाई क्या होता है क्रिटिकल लिंक स्पीसीज की अगर अपन बात करें। देखो लिंक की बात हो रही है, लिंक का मतलब होता है एक प्रकार से मीडिएटर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मीडिएटर की बात हो रही है। और देखो इसको समझते हैं, ये चीजें देखो अच्छे से समझ में आएगी अपन को एग्जाम्पल के थ्रू। किसके थ्रू? अपन को ये चीजें अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू ये अच्छे से समझ में आएगी। कि जैसे अपन बात करूं कि भाई अगर इसको एग्जाम्पल को अपन समझने की कोशिश करें, पहली बात तो ये जो लिंक स्पीसीज होती है ना, इस टाइप की जो स्पीसीज होती है, वो लिविंग्स और लिविंग्स के बीच में भी हो सकती है, लिविंग्स और नॉन लिविंग्स के बीच में भी हो सकती है, लिविंग्स और लिविंग्स के बीच में भी हो सकती है, और लिविंग्स और नॉन लिविंग्स के बीच में भी होती है। और ये असेंशियल होती है। सबसे खास बात, इस टाइप की जो स्पीसीज होती है ना, वो असेंशियल, इसका होना जरूरी है। अगर ये नहीं होगी तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि किसी स्पीसीज का एक्सटिंक्शन भी हो सकता है। अब इस चीज को अपने एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे इसका अगर फर्स्ट एग्जाम्पल अगर अपन देखने की ट्राई करें, समझने की कोशिश करें, तो इसका जो फर्स्ट एग्जाम्पल है,
जैसे अपन फूड चेन पढ़ते हैं ना, जैसे फूड चेन को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जैसे प्रोड्यूसर होता है, जो प्रोड्यूसर की बात करूं, किसकी बात कर सकता हूं मैं, जैसे एग्जाम्पल अगर अपन इसको समझे तो इसका जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल अगर फर्स्ट एग्जाम्पल की मैं बात करूं, एग्जाम्पल जो फर्स्ट है इसका, जैसे प्रोड्यूसर की बात करूं, उसके बाद अगर हर्बीवोर की बात हो रही है और इसके खाने वाले को, इसको अपन कार्निवोर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कार्निवोर बोल सकते हैं। और देखो कहीं ना कहीं ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल है, और इसकी मैं बात करूं तो ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल है। अब देखो हर्बीवोर की बात करूं तो एक प्रकार से, प्रोड्यूसर की बात करूं तो प्रोड्यूसर की बात करूं तो वो प्लांट की बात करूं, प्लांट किंगडम का कोई देखो अगर बात करें तो एल्गी की बात कर सकते हैं, ब्रायोफाइट की भी बात कर सकते हैं, टेरिडोफाइट की भी बात कर सकते हैं, जिम्नोस्पर्म की भी बात कर सकते हैं, एंजियोस्पर्म की भी बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं, प्रोड्यूसर की बात हो रही है, और इनको खाने वाले को एक प्रकार से हर्बीवोर, जो एक प्रकार से प्लांट को खाते हैं, जो कन्वर्टर को खाते हैं, एक प्रकार से जो भी प्रोड्यूसर है, जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जो भी ऑटोट्रॉप को खाते हैं, तो इसको अपन हर्बीवोर, इसको खाने वाले को अपन कार्निवोर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्निवोर बोलते हैं। एक और बात, थोड़ा थोड़ा इसको भी समझ लो इस चीज को, कि भाई यहाँ पे क्या हो रही है, एक प्रकार से प्रीडेशन प्रोसेस हो रही है, और उसके थ्रू कहीं की एक प्रकार से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, क्या हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तभी तो अपन पढ़ते हैं इकोलॉजी में, जब अपन पॉपुलेशन इंटरेक्शन की बात करते हैं तो वहां पे जब अपन प्रीडेशन को पढ़ते हैं, एक प्रकार से नेगेटिव टाइप का इंटरेक्शन होता है, वैसे पॉजिटिव जीरो होता है, ठीक है ना। पॉजिटिव एक प्रकार से पॉजिटिव नेगेटिव वाली कंडीशन होती है, कहीं की एक स्पीसीज को फायदा होता है, एक को नुकसान होता है। तो कहीं ना कहीं इस प्रोसेस के थ्रू एक प्रकार से वहां पे दे रखा है कि जो प्रोडेशन जो प्रोसेस है, वो एक प्रकार से एक कॉन्ड्यूट की तरह काम करती है, एक प्रकार से एक टनल की तरह काम करती है, एक चैनल की तरह काम करती है, कहीं की एक प्रकार से एक ट्रॉपिक लेवल से एक प्रकार से जो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल है उसमें एक एनर्जी ट्रांसफर का एक प्रकार से काम करती है। तो यहाँ पे प्रोडेशन प्रोसेस हो रही है, जिसके थ्रू एक प्रकार से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। अब यहाँ पे अपन को समझने वाली चीज, वो एक्चुअली में अपन को जो चीज समझनी है वो ये है कि भाई जो हर्बीवोर है, यहाँ पे जो हर्बीवोर है वो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं, जो हर्बीवोर है वो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो वो एक मीडिएटर का काम कर रहा है, वो एक मीडिएटर का काम कर रहा है, वो एक असेंशियल लिंक का काम कर रहा है। कैसे समझते हैं इसको, इसको मीडिएटर बोलते हैं एक प्रकार से। ये क्या है, लिविंग्स की बात हो रही है, ये एक प्रकार से कहीं की अगर मैं बात करूं कि भाई ये है जो सजीव है, क्या है, ये भी क्या है, लिविंग से। अभी भी मैंने तुम लोगों को बोला था कि एक प्रकार से जो मीडिएटर होता है, जो असेंशियल लिंक होती है, जो क्रिटिकल लिंक स्पीसीज होती है, वो लिविंग्स और लिविंग्स के बीच में, सजीव और सजीव के बीच में होती है, या फिर सजीव और निर्जीव के बीच में भी हो सकती है। और सबसे खास बात, ये जो मीडिएटर, ये जो असेंशियल लिंक होती है ना, वो ऑलवेज, वो हमेशा एक प्रकार से कहीं ना कहीं बोलो तो वो हमेशा लिविंग्स होती है, सजीव होती है, बायोटिक होती है। अब देखो यहाँ पे तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि एक प्रकार से एसेंशियल लिंक मीडिएटर है, वो लिविंग्स और लिविंग्स के बीच में प्रेजेंट है, और एक प्रकार से मीडिएटर का काम कर रहा है, और ये एसेंशियल इसका होना भी जरूरी है। अगर ये नहीं होगी तो एक प्रकार से दिक्कत रहेगी, एक प्रकार से कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर का काम क्या है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर करना, और इस हर्बीवोर को काम है प्लांट मटेरियल को एक प्रकार से एनिमल फ्लेश में कन्वर्ट करना। तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं ये हर्बीवोर होगा, तभी तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं इस प्रोड्यूसर ने लाइट एनर्जी को जो केमिकल एनर्जी में बदला है, वो एक प्रकार से कहीं ना कहीं कार्निवोर तक पहुंचेगी। ये तो मीडिएटर का काम कर रहा है ना, इसका होना जरूरी है ना। ये जब होगा तभी तो एक प्रकार से इसकी जो एनर्जी है, प्रोड्यूसर की जो एनर्जी है, वो कार्निवोर के पास जाएगी ना। उसके बाद में बात करूं तो ये इसका एक दो एग्जाम्पल और इसको अपने एग्जाम्पल लेके समझते हैं। अब तुम लोग ये बोलोगे कि भाई लिविंग्स और लिविंग्स के बीच में, ये तो ठीक है समझ में आ गई है, ये लिविंग्स और नॉन लिविंग्स के बीच में कैसे हो सकती है, मीडिएटर की बात करी, ये जो असेंशियल लिंक है। इसका जो सेकंड एग्जांपल को अगर अपन समझने की कोशिश करें, इसका जो सेकंड एग्जांपल है वो क्या हो सकता है, जैसे अगर अपन बात करें, जैसे तुम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा होगा कि भाई माइक्रोराइजा नाम सुना होगा तुम लोगों ने, माइक्रोराइजा की बात करें अपन तो किसकी बात करें, माइक्रोराइजा की बात करें। तो देखो यहाँ से ये देखो इंपॉर्टेंट है, और अपनी एनसीईआरटी में ये जो है ना
माइक्रोराइजा की बात करो तो ऑलरेडी 2-3 जगह ये मेंशन है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछा जाता, समझना है बात को। अगर माइक्रोराइजा की मैं बात करूं, किसकी बात करूं, माइक्रोराइजा, या पे तुम लोगों को समझना इस चीज को कि भाई माइक्रोराइजा की बात करिए। देखो माइको का मतलब होता है, ये शब्द आया है माइकोबायोंट से। एक होता है माइकोबायोंट, एक होता है फाइकोबायोंट, ठीक है ना। माइकोबायोंट एक प्रकार से कहीं ना कहीं एक प्रकार से ये फंजाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फाइकोबायोंट अपन एल्गी के लिए वर्ड यूज करते हैं। राइजा मतलब एक प्रकार से ध्यान रखना है रूट ऑफ हायर प्लांट की बात हो रही है। हायर प्लांट अपन किसको बोलते हैं, जिम्नो और एंजियोस्पर्म की बात हो रही है, रूट ऑफ हायर प्लांट की बात हो रही है। एक प्रकार से कहीं ना कहीं इसका एसोसिएशन होता है किसका, फंजाई का, एक प्रकार से जो हायर प्लांट है उसके साथ, हायर प्लांट की रूट के साथ एक प्रकार से इस फंजाई का जो एक प्रकार से जो एसोसिएशन होता है। फंजाई का भी एक प्रकार से सभी टाइप के फंजाई का नहीं होता है, सब फंजाई के जो सभी टाइप के मेंबर का नहीं होता, कोई पर्टिकुलर स्पीसीज की बात करते हैं, मतलब कि एक प्रकार से पर्टिकुलर टाइप के एक प्रकार से ऑर्गेनिज्म की बात होती है, वहां पे फंजाई के मेंबर की बात होती है। वहां पे भी अगर अगर तुम लोग इसको भी अगर समझना चाहो तो जैसे कहीं की एंजियोस्पर्म की अगर बात करें तो एंजियोस्पर्म में ऑर्किड की बात होती है जो मोनोकोट होता है, और वहां पे कहीं की एक प्रकार से ये मोनोकोट का एक इकलौता एग्जांपल है जो एंडोस्पर्मिक होता है। बट हो सकते हैं, बट अपनी एनसीईआरटी में जो मेंशन उसके अकॉर्डिंग अगर बात करिए तो एक इकलौता एग्जांपल है जो एंडोस्पर्मिक होता है और मोनोकोट होता है। बाकी जनरली जो मोनोकोट होते हैं ना वो एंडोस्पर्मिक होते हैं, एक प्रकार से भ्रूणपोषी होती है, एल्ब्यूमिनस होते हैं। उसके बाद जैसे अगर जिम्नोस्पर्म की बात करें तो वहां पे अपन पाइनस की बात कर सकते हैं। पाइनस का एक प्रकार से जो पाइनस के साथ एक प्रकार से फंजाई का जो एसोसिएशन होता है, ठीक है ना। ये भी एक प्रकार से कहीं की बोलो तो एक म्यूचुअलिज्म है, एक प्रकार से सह उपकारिता है, इसमें दोनों का साथ में रहना भी जरूरी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जैसे अपन इसको अभी अपन कहीं की क्रिटिकल लिंक स्पीसीज को समझ रहे हैं तो बाकी बातें हो जाएगी, इसको समझते हैं, इसको भी एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि भाई देखो जो क्रिटिकल लिंक स्पीसीज है वो लिविंग्स और लिविंग्स के बीच में तो हो सकती है, लिविंग्स और नॉन लिविंग्स के बीच में कैसे होती है, तो वो चीज अपनी यहाँ से कवर एक प्रकार से कवर हो जाएगी, चीजें समझ में आ जाएगी। जैसे अगर बात करूं, जैसे ये एक प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है और ये सॉइल की लेयर है, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने बना दिया कि भाई ये सनलाइट है, एक प्रकार से सूर्य भगवान है, ठीक है, जहां से सनलाइट आ रही है, जहां से क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है। और यहाँ पे अगर अपन और समझने की कोशिश करें तो मैंने बोल दिया कि यहाँ पे कहीं की एक प्रकार से फंजाई का एसोसिएशन है, किसका है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, फंजाई है, ये अगर मैं बात करूं तो फंजाई की बात हो रही है, ठीक है ना। ये एसोसिएट हो रखे हैं, और कहीं न कहीं ये सॉइल के पार्टिकल बोल सकता हूँ, ये क्या बोल सकता हूँ मैं कि भाई सॉइल के पार्टिकल है, ये सॉइल के पार्टिकल बोल दिया मैंने कि भाई सॉइल के पार्टिकल है। समझना है बातों को, है ना, भावनाओं को समझना है, ठीक है। तो ये सॉइल के पार्टिकल है, इसको मैंने क्या बोल दिया है, ये फंजाई है, ये सॉइल की बात हो रही है, ये प्लांट की बात हो रही है, और ये सन की बात हो रही है, नॉन लिविंग से। ये क्या है, लिविंग्स की बात हो रही है। फंजाई की बात करो तो ये भी क्या है, ये लिविंग्स है, ठीक है ना। सॉइल की बात करो तो ये क्या है, नॉन लिविंग की बात हो रही है। यहाँ पे समझना है बात को, ठीक है, ये बातों को समझना है ध्यान से। जैसे अगर मैं बात करूं प्लांट की बात करूं, जैसे ये क्या है, नॉन लिविंग से, और अगर मैं बात करूं कि भाई ये जो फंजाई है ये क्या है, लिविंग से, तो ये नॉन लिविंग्स और ये जो फंजाई है लिविंग से, इन दोनों के बीच में जो मीडिएटर का काम कर रहा है, जो असेंशियल लिंक का काम कर रहा है, वो प्लांट कर रहा है। वो कौन कर रहा है, प्लांट कर रहा है। एक प्रकार से कहीं की लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, भोजन बना रहा है, और वो जो भोजन है वो कहीं की एक प्रकार से फंजाई को देने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो एक प्रकार से जो असेंशियल लिंक है, जो मीडिएटर का काम कर रहा है, वो लिविंग्स और नॉन लिविंग्स के बीच में है। और अगर समझना चाहो तुम लोग, जैसे अगर अपन बात करें कि भाई जो सॉइल है वो नॉन लिविंग्स है और जो प्लांट है वो क्या है, एक प्रकार से लिविंग्स है, तो नॉन लिविंग्स और लिविंग्स के बीच में यहाँ पे अगर जो फंजाई है वो एक मीडिएटर का काम कर रहा है, वो एक असेंशियल लिंक का काम कर रहा है, तो यहाँ से भी अपन को ये चीज समझ में आ रही है कि जो असेंशियल लिंक होती है, जो मीडिएटर का काम कर रही है, जो क्रिटिकल लिंक स्पीसीज है, वो भी एक प्रकार से कहीं की लिविंग्स और नॉन लिविंग्स के बीच में भी हो सकती है। और उसके बाद ये वाला आइडिया हो गया कि भाई जो क्रिटिकल लिंक स्पीसीज है वो लिविंग्स और लिविंग्स के बीच में भी हो सकती है। और अगर इसको अपन समझने की कोशिश करें और अगर एग्जांपल ले तो तुम लोगों को उस एग्जांपल के थ्रू और भी अच्छे से वो चीजें कवर हो जाएगी कि भाई
ये असेंशियल क्यों है? जैसे अगर तुम लोग इसका एक एग्जांपल देखना चाहो तो अपन वो देख सकते हैं कि भाई जैसे पोलिनेशन की बात कर सकते हैं। पोलिनेशन जब प्रोसेस होती है तो वहां पे कहीं ना कहीं अपन को पोलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? पोलिनेटिंग एजेंट। वो बायोटिक भी हो सकते हैं, वो एबायोटिक भी हो सकते हैं, बट अधिकतर केस में अगर अपन बात करें तो वहां पे बायोटिक की ही बात होती है, ठीक है ना। एबायोटिक तो बहुत रेयरली बात होती है, वहां पे अपन वाटर की बात करते हैं। और अगर बात करें वाटर की बात होती है, और भी अगर एबायोटिक फैक्टर की अपन बात करें तो एयर की बात होती है, और उसमें भी ज्यादा कॉमन होता है वो कहीं की एयर की बात होती है। वाटर की बात करें तो बहुत रेयरली कहीं की एक प्रकार से कहीं की पोलिनेटिंग एजेंट के रूप में वो चीज काम में आती है। तो पोलिनेशन की बात करूं तो वहां पे भी अपन पोलिनेटिंग एजेंट की बात करी तो जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये मान लो कि कौन सा प्लांट है? फीमेल प्लांट है। ये कौन सा प्लांट है? ये कौन सा प्लांट की बात कर रहा हूं मैं? फीमेल प्लांट की बात कर रहा हूं। ये फीमेल प्लांट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ठीक है, ये फीमेल प्लांट की बात हो रही है। और अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो ये क्या बोल दिया कि भाई मेल प्लांट है। ये बोल दिया कि मैंने मेल प्लांट है, ठीक है। ये मैंने बोल दिया कि मेल प्लांट है, ठीक है ना। हाँ, देखो ये थैलेमस है, क्या है? थैलेमस की बात हो रही है। और अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? थैलेमस की बात हो रही है। और इसको अपन क्या बोलते हैं? पेडिसेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेडिसेल की बात हो रही है। अब देखो कहीं न कहीं एक प्रकार से जो इंसेक्ट होता है, क्या होता है? इंसेक्ट की बात करूं जो पोलिनेटिंग एजेंट के रूप में काम करता है, तो कहीं न कहीं ये इधर जाएगा और कहीं न कहीं एक प्रकार से पोलन ग्रेन है वो एक प्रकार से इस पर ऐड हो जाएगा, इस पर ऐड हो जाएगा। जब ये कहीं न कहीं एक प्रकार से जो पोलिनेटिंग एजेंट है, जो जनरली हनी बी की बात होती है, जो भी हो एक प्रकार से या से वापस एक प्रकार से स्टिग्मा पर ट्रांसफर होगा, माइग्रेट करेगा, तो एक प्रकार से ये पोलन ग्रेन को लेके आएगा कि नहीं आएगा? तो पोलन ग्रेन आएगा तो एक प्रकार से पोलन ट्यूब बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं यहाँ पे बात को समझना है, तुम लोगों को अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। यहाँ पे ये जो इंसेक्ट है वो एक प्रकार से कहीं ना कहीं मीडिएटर का काम कर रहा है। वो कहीं ना कहीं मीडिएटर का काम कर रहा है, वो एक असेंशियल लिंक का काम कर रहा है। वो एक असेंशियल लिंक का काम कर रहा है। वो कहीं की एक प्रकार से क्रिटिकल लिंक स्पीसीज का काम कर रहा है। अब देखो क्रिटिकल लिंक स्पीसीज की बात हो रही है। अब देखो इसका होना जरूरी क्यों है? इसको अपना असेंशियल क्यों बोल रहे हैं? ये जब इंसेक्ट होगा तो इंसेक्ट होगा तभी तो एक प्रकार से पोलिनेशन होगा, तभी तो एक प्रकार से जनरली अपन बात कर रहा हूं मैं। देखो अगर इंसेक्ट होगा तभी पोलिनेशन होगा, पोलन ग्रेन है वो एक प्रकार से कहीं ना कहीं एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर होगा, और पोलिनेशन होगा तभी तो एक प्रकार से जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन है वो पोलन ट्यूब बनाएगा। क्या बनाएगा? पोलन ट्यूब बनाएगा। और पोलन ट्यूब बनेगी तभी तो एक प्रकार से जो पोलन ग्रेन है वो आगे जाके एक प्रकार से कहीं न कहीं एक प्रकार से वो एम्ब्रियो सेक में या फिर ओवरी की बात कर सकते हैं अपन, वहां पे एंटर होगा सिनर्जिड्स के अंदर, और वहां पे एक प्रकार से जो मेल गैमेट को फ्री करेगा, और वहां पे एक प्रकार से सिन गैमेट ट्रिपल फ्यूजन वगैरह होगा, और कहीं की उसके बाद जो फर्टिलाइज्ड जो ओव्यूल है वो सीड के अंदर कन्वर्ट होगा। तो कहीं की एक प्रकार से सीड का बनना जरूरी है कि नहीं? किसी भी स्पीसीज के लिए अगर बात करूं पोलिनेशन नहीं होगा तो एक प्रकार से वहां पे सीड बनने की कोई पॉसिबिलिटी है क्या? तो कहीं की एक प्रकार से पोलिनेशन होगा तभी तो एक प्रकार से सीड बनेगा। और किसी भी स्पीसीज के एग्जिस्टेंस के लिए, अस्तित्व के लिए, अगर एक प्रकार से सीड का एक प्रकार से अगली जनरेशन के लिए एक प्रकार से सीड का होना जरूरी है। अगर सीड नहीं बनेगा तो एक प्रकार से अगली जनरेशन नहीं आएगी, धीरे धीरे उस स्पीसीज का एक प्रकार से एक्सटिंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इंसेक्ट है वो एक प्रकार से लिविंग्स और लिविंग से एक प्रकार से कहीं ना कहीं बायोटिक और बायोटिक के बीच में एक प्रकार से एक असेंशियल लिंक का बात हो रही है। तो इसको तुम लोग समझ सकते हो। उसके बाद में क्रिटिकल लिंक स्पीसीज भी हो गया है कि स्ट्रॉन स्पीसीज की बात भी की है अपन ने, एंडेमिक स्पीसीज की भी बात की है अपन ने। और भी अगर तुम लोग अगर इसको समझना चाहो, देखो अपन ने ये सब बातें की है, क्रिटिकल लिंक स्पीसीज की बात की है, एंडेमिक स्पीसीज की बात की है, और की स्टोन स्पीसीज वगैरह जो कुछ बातें की है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो और भी अपन कुछ चीजों को अपन अगर समझना, अभी अपन ने जैसे ये जो टर्मिनोलॉजी है एंडेमिक स्पीसीज, की स्टोन स्पीसीज, क्रिटिकल लिंक स्पीसीज, जो आगे कहीं ना कहीं अपने टॉपिकों में जो अगले इकोलॉजी के अगले टॉपिक है उसमें काम में आएगी, तो इसके बारे में अपन ने एक आइडिया ले लिया कि भाई एक्चुअली में ये चीजें क्या होती है। तो आज अपन
आज की क्लास में यही तक पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट जो भी तुम लोगों तक कोई भी क्लास पहुंचा दी जाएगी तो वो नीट का जो एग्जाम आ रहा है, तो नीट के एग्जाम की जो ड्यूरेशन है उसको देखते हुए 2 मंथ के समथिंग बचे हैं, तो इस ड्यूरेशन को देखते हुए तुम लोगों तक कोई भी क्लास पहुंचा दी जाएगी। कम टाइम में तुम लोगों तक मतलब कहीं ना कहीं ज्यादा कंटेंट पहुंचा दिया जाए, एक प्रकार से एक कम टाइम में एक प्रकार से टॉपिक को कवर किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग तुम लोगों तक कोई भी क्लास पहुंचा दी जाएगी। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, है ना। ऑल द बेस्ट। ओके।